अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको कहा था कि इसका पार्ट रोज़ आया करेगा। हमने कल अपलोड नहीं किया क्योंकि परसों हमने इसको लेट अपलोड किया था। खैर अब लेट हुए हैं जल्दी, लेकिन इसका पार्ट रोज़ आएगा। चलें इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपने रीड नहीं किया तो आप जाके पहले रीड कर लें, फिर आपको समझ आएगी नावल की। ठीक है, नावल तेरी सितमगरी पार्ट सेकंड। और इसका नाम अबीहा। रोशनाल मोड़ काटते ही गाड़ी के सामने ट्रक आ गया। वो इसके कंधे पर हाथ रखते हुए चीखी थी। इसके सारे बाल इसको कोशिश में आगे थे। हिरनी जैसी आंखें फैल गई थी। रोशनाल ने इसे देखा और इसने रिवर्स करके बहुत कोशिश से कंट्रोल किया था। तेजी से गाड़ी क्रॉस करने की वजह से अशनाल का सर डैशबोर्ड से लगा। इसे ऐसे लगा कि जैसे इसका सर गर्म हो गया था और इसे अपने सर से गर्म स्याल मादा हल्का सा निकलता महसूस हुआ था। लेकिन इसने अपना दुपट्टा मजीद टाइट किया और ऊपर सर पर शाल कर ली थी कि इसे दर्द ना हो। तुम ठीक हो? रोशनाल से देखता हुआ बोल रहा था। इसको हैरान देखकर बोला, जी मैं ठीक हूँ। वो अपने सर पर उठती ठेसों पर बामुश्किल काबू पाकर बोली थी। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट की। इसने ऐसा पूछा जैसे रस्म निभाई हो। और अब की बार गाड़ी की स्पीड हल्की तो नहीं पर थोड़ी सी कम हो गई थी। अल्लाह करके अपने सर पर हाथ रखकर घर पहुंची थी। आपके कपड़े निकाल दूं? वो डरते डरते बोली थी। जो जब से आया था परेशान बैठा हुआ था। वो बेड पर बैठा गहरी सोच में था। कल जब मैं यहाँ आऊँ तो तुम मुझे नजर ना हो तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? वो हैरान परेशान होकर सवाल करने लगी। इसे तो इस सवाल की उम्मीद ही नहीं थी। अपने बाप के घर, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम मम्मी लोगों के पास चली जाओ। पर वहां से तो मुझसे सबने निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? इसकी आंखों में न चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। वो इतनी आसानी से कहता इसके दिल के 1000 टुकड़े कर गया था। आई डोंट केयर, जहाँ भी जाओ। वो संगदिली की हद अबूर करते हुए बोला था। प्लीज इतना जुल्म ना करें, आंसू से बोली थी। मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी। आप अपना नाम मुझसे जुदा मत करें। ये घर आखिरी पनाह है। मैं कहाँ जाऊंगी? तो फिर फैसला तुम्हारा, सारी उम्र का दर्द या तलाक। वो इसके खूबसूरत सरापे से नजरें चुरा कर बोला था। पता है आज मेरे दिल फटने लगा था। फुरकान ने मुझे वो ताना दिया जो मेरे बाप ने मुझे दिया था। तुम्हारी एक हरकत की वजह से मैं घर वालों की माशरे की नजरों से घिर गया हूँ। इसको तुमने खुद संगदिल बनाया है। वो अपने दिल पर हाथ रखता हुआ बोला। मैं ऐसा शख्स बन गया हूँ जो तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश करूंगा। इस आग से बचा लो खुद को। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, खुद को मेरे नाम से आजाद करवा लो। तुम्हारी जिंदगी जलने से बच जाएगी, क्योंकि मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। तुम मुझ पर गरा गुजर रही हो और तुम ये चाहती हो कि जिंदगी की जगह में मेरा दिल नरम पड़ सकता है, या मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते में गुंजाइश रख सकता हूँ। तो ऐसा कुछ है। मैं बदल गया हूँ, अब मैं धोखों में नहीं आता। वो इसे वाज़ा कर रहा था, वरना मुझे कुछ मत कहना। वो बात नरमी से कर रहा था। आप अपनी जलती आग में मुझे जलाएं। जब आपकी मुझसे नफरत की आग बुझ जाएगी तो मुझे इस वक्त आज़ाद कर दीजिएगा। वो इसे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी कि वो बेकसूर है। वो इस शख्स का गिरबान पकड़कर अपने गुजरे नुकसान का हिसाब लेना चाहती थी, जिसने इसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी छीन ली थी। वो अपने ऊपर किए गए सितम का हिसाब लेना चाहती थी, लेकिन वो कह ना सकी। वो शख्स अपने इंतकाम के लिए इसकी रूह को पामाल कर गया था, जो इसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता था। वो इस शख्स को एतबार दिलाना चाहती थी। वो ये कहकर इसको हैरान छोड़ती चली गई थी। वो कमरे में आई तो इसके सब्र की तनाबें टूट गई। सर से शाल और दुपट्टा उतार कर फेंका था। सर पर दर्द हुआ, हाथ लगाकर देखा, खून था। वो साइड दराज के साथ बैठी अपने बेड पर बाजू रखे हिचकियों से रो रही थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, ना अपने हक के लिए लड़ सकती थी। नीचे दराज से बाबा की तस्वीर निकाल कर अपने सीने से लगा कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई थी। इसे लगा कि वो यतीम हुई है, इसे आज बेसहारा हुई है। वो टूट कर बिखर कर रोई थी। मामा बाबा आप मुझे छोड़ कर गए हैं। आपने पसंद की शादी की थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? आगा जान तो कहते हैं कि मैं इनका खून नहीं हूँ। मुझे बड़ी मामा ने भी घर से निकाल दिया है। मामा, मुझे आज पता चला कि घर क्या होता है, यतीम लफ्ज़ क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, ज़िंदगी क्या होती है, सांस क्या होती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी सांसें चल रही हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। माँ बाप के बगैर भी कोई ज़िंदगी होती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे मौत आ गई हो और मुझे यकीन आ रहा हो। मामा बाबा मैं मर रही हूँ। आपकी शहजादी इस ज़िंदगी से तंग आ गई है। मामा बाबा प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लें। बाबा, आपके बाबा के इतने बड़े बंगले में भी मेरी जगह नहीं है, कहीं नहीं है। बाबा, आपके भतीजे के फ्लैट के 4 कमरों में मेरा वजूद कहीं भी नहीं है। बाबा, खुदा की इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए जगह कम पड़ रही है। मेरा वजूद हर जगह इनफिट है। मामा, आपकी शहजादी रुल जाएगी। प्लीज़ इसे अपने पास बुला लें। बाबा, जब सारे रिश्ते इतने जालिम हैं तो ये दुनिया कितनी जालिम होगी, जो मुझे गंदा कर देगी, मुझे रुस्वा कर देगी। मुझे आपके भतीजे ने भी जहन्नुम में धकेल दिया। बाबा,
अपने अल्लाह से बोले ना कि मुझे भी अपने पास बुला लें। आप तो उनके पास हैं, वो आपकी कोई बात नहीं रद्द करेंगे। आप मुझे अपने पास बुला लेंगे तो मैं, मामा और आप तीनों बहुत खुश रहेंगे, जहाँ इस दुनिया की कोई टेंशन नहीं होगी। बाबा, आप अल्लाह को बताएं ना कि सब ज़ालिम हैं। अल्लाह, आप तो मेरी बात मान लें। वो सबकी बातें करती, आखिर में अल्लाह से इल्तिजा कर की थी। इसको भेजकर वो बेसुकून हो गया था। 2 घंटों से वो करवट पलट रहा था, पर इसको नींद नहीं आ रही थी। किसी को बेचैन करके नींद आ भी नहीं सकती थी। आंखें बंद किए तो छम से इसके आंखों के आगे हिरनी जैसी खौफजदा आंखें आई थी। वो एकदम से बेचैन होकर बैठा था। इसे फुरकान की बातों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। इसे फ़र्क तब पड़ा जब आज एक्सीडेंट से रोकने के लिए इसने इसके कंधे पर हाथ रखा था। इसकी हिरनी जैसी खौफजदा आंखें देखकर, जब इसके लंबे बाल आगे एक्सीडेंट की कोशिश में आगे आगे थे, इस वक्त वो इसकी दिल की दुनिया को तहबाला कर की थी। वो मजबूत हिसाब का शेर जैसे जिसामत का मालिक आज खुद से डर गया था। इसके हाथों का नरम सा लिमस इससे अभी अपने ऊपर महसूस हो रहा था। वो इस लम्हे से डर गया था जब इशनाल ने इसका पहली दफ़ा नाम लिया था। वो इसलिए डर गया कि कहीं वो अपने घुटने इसके आगे टेक ना दे। वो इसे खुद से दूर भेजना चाहता था कि लोग सच में इसे बदकिरदार ना समझ लें। वो अपने आप को जालिम तसव्वुर करके भेजना चाहता था कि वो इससे डर कर चली जाए। वो इसे एक लम्हे से डर गया था जब इसे इशनाल से इश्क हो गया था, जब वो इसकी आंखों में डूब सा गया था। बार बार तसव्वुर में हिन्नी जैसी आंखें देखकर बेचैन सा उठ खड़ा हुआ और स्लीपर पहनता इसके कमरे की तरफ कदम बढ़ा गए थे। इसके कमरे की तरफ आया तो कमरा लॉक नहीं था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसका दुपट्टा बेड पर पड़ा हुआ था। इसे ज़मीन पर बैठे बेड पर सर रखे पाया था। बाबा, मुझे अपने पास बुला लें, ये कहते हुए मैं साथ इसकी सिसकी निकली। इसने इसे सीधा किया तो हैरान रह गया, क्योंकि वह सोते हुए कह रही थी। इसके इन लफ्ज़ों से रोशनाल वक्त के दिल में कहीं ठेस उठी थी। इसका सर ऊपर किया, इसके माथे से खून निकलता देखकर वो परेशान हो गया था। खून अब सूख चुका था कि जब इसे अपने दिए गए दर्द याद आए थे। इसने कौन सा खुशी के लम्हात दिए थे जो वो इसे अपने जख्म दिखाती या अपना दर्द बताती। इसका दिल क्या कि वो इसे खुद में छुपा ले। वो कुछ देर बाद अपने दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहता इसे सीधा करके अपने साथ लगा लिया था। इसके हाथ में कोई तस्वीर थी। इसने तस्वीर देखी जिसमें चाचू और चाची थी। चाचू ने इसे उठाया हुआ था। वो हकदक रह गया था। वो इसके इस चाचू की औलाद थी जो इसे जान से प्यारे थे, जो इससे हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। वो इसके चेहरे पर मुस्कान के बजाय उल्टा वो इसकी बेटी के दर्द की वजह बन गया था। इसे हर रोज़ नया दर्द देता। वो तस्वीर को साइड टेबल पर रख गया था। इसके जिस्म से तपती हरारत निकल रही थी। इससे शायद बुखार हो रहा था। इसका तपता जिस्म आग से ज़्यादा गर्म था। इसकी सांस गैर हमवार लग रही थी। इसके गुलाबी चेहरे पर आंसू के मीठे मीठे निशान थे। इसकी आंखें सूजी हुई थी और इसकी हालत देखता अपने कमरे में आया और बेड पर इसे लटाया था और इसके ऊपर कंफर्टर डाला था। वो वक्त की परवाह के बगैर वो क्लिनिक निकला। इसके दिल में वहशत उठ रही थी। इसको इस हाल में देखकर इसे सुकून नहीं मिल रहा था। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हीरो को खुद नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहा है और क्या नहीं। जैसे इंसान का होता है ना कि इंसान एक पागल हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रही हो कि क्या करे क्या ना करे। उसको खुद से बचाना भी चाहता है और खुद ही उसे तकलीफ भी दे रहा है। हर रोज़ वो इसे दर्द देता था। इसे मोहब्बत नहीं, इज्जत तो दे सकता था। उल्टा वो इसके मासूमियत को बिखेर गया था। हर रोज़ कभी लफ्ज़ों से इसको मजरूह करता तो कभी कभी इसके जिस्मानी मार देता। वो इसकी साथ के परखच्चे उड़ा गया था। वो 15 मिनट बाद वापस आया था। रात के 2 बज रहे थे। वो ऐसे ही बेसुध होती सर इधर उधर बेचैनी से मार रही थी। गुलाब की बंगड़ी जैसे लब ऐसे खुश्क थे जैसे सूखा कोई खुश्क तालाब हो। सुबह जो चेहरा चमक रहा था। अब ऐसे लग रहा था जैसे कोई गुलाब का फूल किताब में पड़ा पड़ा मुरझा गया हो। वो फूल ही तो थी। वो फूल तो इसलिए इसने पहले दिन तोड़ दिया था, जिसको इसने मुकम्मल तौर पर मुरझा कर रख दिया था। वो फूल इस दिन मुरझाया था जिस दिन वो इसे इस घर से लाया था। बाबा, अल्लाह से कहें मुझे अपने पास बुला ले। इस हालत में भी वो इसकी ज़ुबान पे यही विर्द था। इसका मुंह की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्ख हुआ था। उठो। इसके अल्फाज सुनता अपने आप पर काबू पाते इसे उठाया, लेकिन वो बेखबर थी। इसने सब मुश्किल उठाया और इसके पास बैठकर अपने हाथ के सहारे से इसको ज़रा सा ऊपर उठाकर उसको पानी पिलाया और पेनाडोल और पेन किलर थी। सरहाना भी तप रहा था और फिर चाय का कप और बिस्किट पर मुश्किल इसे खिलाए। इसकी हालत देखकर वो खुद जलते तवे पर बैठा था। इसको अपने रवैये कुछ ना कुछ एहसास हुआ था। वो ऐसा शख्स था, जख्म भी खुद देता और मरहम भी खुद रखता। वो अजीब था। इसके माथे का जख्म साफ करके पट्टी की और फिर इसको पट्टियाँ करता रहा। इसे जब लगा कि इसका बुखार पिछले 1 घंटे से वो बेचैन रहा और सोचों के सफ़र पर रहा। फिर चतावे के नाग जहर मार मार के इसे ढंसते रहे। साथ के पंछी कहाँ कहाँ से उड़ाने भरते रहे। इसे थकन का एहसास हुआ तो इसके पास आकर लेटा और कंफर्टर अपने ऊपर खींच लिया था। सारा दिन काम करने और दावत अटेंड करने के बाद वो थक सा गया था। अब इसको नींद आ रही थी। तकिया ठीक कर कंफर्टर खींचकर इसके बराबर आ लेटा। इसकी तरफ देखा जो दूसरी तरफ मुंह करके ये पुरसकून सो रही थी। इसके ऊपर दुरुस्त किया। अभी इसको सोए आधा घंटा भी नहीं गुजरा जब इसे अपने सीने पर थोड़ा बोझ महसूस हुआ। इसने नज़र उठाकर वो इसके कुछ ज़्यादा सीने में सिमटने की कोशिश कर रही थी। वो अपने फैसले की इस मजबूती को खोना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो इसके मामले में बेबस हो, इसलिए अपने ही जज्बों से इसे बुलंद आवाज़ में पुकारा।
अशनाल वो आंखें खोलकर इससे दूर होने के बजाय उल्टा इसके वजूद में पनाह लेने लगी। इसके बुखार में होने के बावजूद भी इसके हशर सामान में उठाते वजूद से वो नजर उठा गया था। अशनाल तो होश में नहीं थी, लेकिन वो तो होश में था ना। वो इस लम्हे को बचा रहा था। कितनी नफरत से इसने कहा था कि वो इस रिश्ते में अब और गुंजाइश नहीं रख सकता। वो अपने लफ्ज़ों से मुकरना नहीं चाहता था। वो पहली रात अपने होश खोकर इसकी ज़िंदगी अज़ाब बना गया था, लेकिन अब इसका ऐसा करने का इरादा नहीं था। इसका गदाज वजूद इसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो ना ऐसा करना चाहता था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बाजू में पड़ी अपनी ज़िंदगी को धुतकार देता। वो इसे उठाकर खुद तो सो गई थी। इसकी सारी रात आंखों में कटी। इसकी साथ पे तो कोड़े लग रहे थे। वो नहीं चाहता था वो ऐसे ही इसकी साथ में कोड़े बरसा जाए, क्योंकि इस रात इसके साथ अशनाल की ज़िंदगी को जहन्नम में धकेला गया था और इसकी इस खत की वजह से इसके दौरे सितम सह रही थी। इसने सोचा कि वो बेशक माफ़ ना करे, लेकिन इसके साथ अपना लहजा तो नॉर्मल रख सकता था। लेकिन एक तरफ चाहता था कि इसे पता भी ना लगे वो इसे मोहब्बत करता है और अपनी कमज़ोरी इसको भी नहीं दिखाना चाहता था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो अपने से 12 साल छोटी लड़की इसकी मासूमियत से हार गया था। वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता था। उठे, अम्मी कह रही है कि आपको बाजार लेकर जाना है। वो इसके पास आया था जो अपनी अलमारी सेट कर रही थी। वो अब बेड पर फैले अपने कपड़े तय कर रही थी। इसने एक नज़र इसे देखा था। मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, वो नागवारी से बोली। आपने जाना कि नहीं? वो इसके लहजे को देखता अपने गुस्से पर कंट्रोल करता नरमी से बोला, नहीं जाना, दफ़ा हो जाओ, मत खाओ मेरा दिमाग। मिनाल ने अपने कितने दिनों की उलझन इस पर उतारी थी। क्या मसला है आपके साथ? मैं आपके लहजे को बर्दाश्त कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है बदतमीजी करें। मैं आपका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था तो मुझे दोस्त बनने दीजिए, मुझे शौहर बनने पर मजबूर मत करें। वो इसे कलाई से दबोचता बेड पर पटकता इसके ऊपर झुकते हुए बोला था, क्या मतलब है तुम्हारा? मिनाल की खौफ से इसकी ज़बान बंद हो गई थी। मिनाल ने इसको अपने ऊपर झुकते हुए देखकर खौफ से कहा, जो इसके बहुत करीब खड़ा था। मतलब भी अब मैं समझाऊं जानम? अब इसके करीब बैठ गया था, जबकि मिनाल की तो हैरत से आंखें पट गई थी। वो इस शख्स से ऐसे लफ्ज़ों की उम्मीद नहीं कर पा रही थी। वो इसको अपने करीब देखती परेख की थी, क्योंकि वो इतना जुनूनी कभी नहीं हुआ था। 2 मिनट में तैयार हो बाहर आए, वरना मैं अगले लाहिला अमल की जिम्मेदार आप खुद होंगी। और खुद को तैयार करके रखा। आपको ऐसा कौन सा रोग लगा है जो खुद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा? मैं आपके रिश्ते को टाइम दे रहा हूँ तो इसमें मेरी भलाई समझे। आपसे अच्छी तो हमारी काम करने वाली मासी है। वो इसके बिखरे हुलिये को देख वार्निंग देता बोला, जिसके बाल बिखरे हुए थे और पुराने कपड़े पहने हुए थे। वो इसके पास से उठता पिंक कलर का फ्राक पकड़ाता हुआ बाहर चला गया, जबकि मिनाल रोती देखती रही थी। आज हसनाल ने इसकी आंखों में वाज़ सा डर देखा था, लेकिन इससे लगा इसने आज किया बिल्कुल ठीक किया। वो खाला और अम्मी को देखता रहता था कि वो इससे हर वक्त समझाती रहती थी कि साफ़ कपड़े पहनो, अपने और कमरे की सफाई रखो, लेकिन इनकी किसी बात का इसे ऐसा नहीं हुआ था। वो अब अपने तरीके से समझाया था। थोड़ी देर बाद इसे बाहर आते देखा तो इसने वही पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था। वो इसे थमा कर आया था। इसको देखता इसने अपने मखसूस दांत बाहर निकाले थे, क्योंकि वो इससे बहुत अच्छी लग रही थी। इसने अपना आईफोन निकाला और जूम करके इसकी पिक बना ली और जल्दी से अपने स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन पर व्हाट्सअप करता गैलरी से तस्वीरें डिलीट करके आया था। वो अभी दूर थी, इसको करीब आता देख सेल्फी कैमरा निकाला था। मेरी तस्वीरें डिलीट करो जल्दी। इसकी इस हरकत को दूर से देखती तेजी से वो दांत पीसती इसके करीब आते हुए बोली थी, कौन सी मोहतरमा? वो ऐसे बोला जैसे इसे सिरे से जानता ही ना हो। इतने मासूम मत बनो, इनका कह रही हूँ जो अभी तुमने बनाई है। वो अपने गुस्से के बाल पर काबू पाते हुए बोली थी, बंदा कुत्ता पाले कुछ फहमी ना पाले। ओके, आपकी तस्वीरें मेरे इस आईफोन के काबिल हैं? वो मुस्कुराहट पर काबू पाता हुआ बोला, तो फिर मुझे गैलरी दिखाओ। इसको यकीन नहीं आया, तभी बोली। इसने गैलरी ओपन करके दिखाई तो इसकी तस्वीर कहीं नहीं थी। इसको अपनी तस्वीर थी। हाँ, अपनी तस्वीर डिलीट करो, कुछ फहमियाँ चेक करें जनाब की। वो इसके सामने हंसते हुए इसकी नकल उतारते हुए बोला था, ये मुँह और मसूर की दाल। वो फिर से इसे चढ़ा गया था। हसनाल, आई विल किल यू। इसने गुस्से से मुक्का इसके कंधे पर मारा था, मैं मर गया। वो एक्टिंग करता चाबी घुमाता कार में जा बैठा था, जबकि मिनाल का बस नहीं चल रहा था कि उसके दांत तोड़ दे, लेकिन इसका बस चलता तो तब बात थी। वो उठा तो 9 बज रहे थे। सुबह 5 बजे नमाज अदा करने के बाद वो सोया था। वो घर पर ही था, मीटिंग शाम को थी। एक तो हमें समझ ही नहीं आता, हसनाल और मिनाल की दफ़ा राइटर अच्छा सा लिख देती हैं, मतलब कोई वर्ड की इतनी मिस्टेक नहीं होती। और जैसे रुशनाल और रशनाल का जिक्र आता है ना, तो इतनी मिस्टेक आ जाती है ना नावल में, जैसे इससे ज़्यादा मिस्टेक तो हो ही नहीं सकती। मीटिंग शाम को थी। वो सारी रात काम करता, क्योंकि इसकी फ़ॉरेन कंपनी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए सारी रात वो प्रेजेंटेशन बनाता रहा। इसने फाइल आगे एक ऑर्गेनाइजेशन को देनी थी। सारी रात इस प्रेजेंटेशन के लिए बदसुकून रहा। अब जाकर इसको सुकून हासिल हुआ था। अलमारी में से सूट निकालने लगा तो ठिठक गया, क्योंकि इसके सारे कपड़े प्रेस हुए तरतीब से लगे हुए थे। इसने अलमारी ही आज खोली थी, क्योंकि इससे पहले कभी जहमत ही नहीं हुई थी। वो खुद बेड पर
रख जाती तो वो तैयार हो जाता। वो पहले फ्रेश हुआ, फिर नाश्ते के लिए किचन में चला आया। अशनाल कॉलेज गई हुई थी। इस रात की तलख कलामी के बाद इसकी बात नहीं हुई थी। इस रात के बाद वो इससे बिल्कुल बात नहीं करती थी। इसके बाद वो इसे बहुत हद तक बदली लगी थी। साफ सुथरा किचन था, हर शय तरतीब से सजी हुई थी। इसने हॉट पॉट ओपन किया तो इसमें कबाब के साथ अंडे और 2 पराठे पड़े हुए थे। चाय थर्मस में पड़ी हुई थी। वो नाश्ता देखकर इसकी सलीकामंदी का कायल हो गया था। लेकिन सारा घर भी चमक रहा था। इसके कमरा भी साफ था, जो वो इसके सोते हुए पोछा लगा कर दी थी। वाह, इतने काम करने वाली लड़की कहाँ पे है। इसके सारे काम खुद करती थी। इसकी इतनी सितम के बावजूद, इसकी नफरत के बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारियों से ओके, ये एक बहुत ही टफ सा वर्ड है जिसे बोलते हुए हम अटक जाते हैं अक्सर। ओके, दस्त बरादर नहीं हुई थी। इसका सारा काम अपने हाथों से करना। इसके लिए ब्रेकफास्ट रख जाती। दिन का खाना वो ऑफिस में ऑर्डर कर लेता। रात को भी वो खुद बनाती थी। 1-2 बार वो होटल सिर्फ उसे खाना लाया था। ओके, वो पिछला वर्ड फिर भी हमने गलती पढ़ा है, हमें पता है, माजरत चाहते हैं। लेकिन वो पता नहीं कैसा वर्ड है। कोई वर्ड होते हैं ना जो आपकी ज़ुबान पे नहीं आते, हम उसको वैसे पढ़े ना ज़हन में तो ठीक पढ़ा जाता है, वैसे पढ़े तो हमारी ज़ुबान में नहीं आता ठीक से। इसके बाद इसके कपड़े धोना, इस्त्री करना, जूते तक वो पॉलिश करती थी। हर काम भी वो वक्त पर करती थी। वो नाश्ता लेकर लाउंज में चला आया था। लाउंज भी साफ सुथरा था। वो नाश्ता करने लगा। पराठे, अंडा और चाय इसे बहुत ही लजीज लग रही थी। वो साथ नाश्ता कर रहा था और साथ साथ इसके दिमाग की घेरें ताने बाने गिन रही थी, क्योंकि इसको आज इसकी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ था। इसको आज एहसास हुआ था कि इस नन्ही सी जान पर इसकी उम्र से बढ़कर जिम्मेदारियां थी। इसे आज पता चला था कि इसमें बीवी बनने की वो तमाम खूबियां मौजूद थी जो अपने हमसफर में देखना चाहता था। जिसे मनाल अशनाल के सामने कुछ भी ना लगी। इसे सुबह की पढ़ी हुई एक आयत का तर्जमा याद आ गया था। तर्जमा, हो सकता है जो चीज़ तुम्हें पसंद आ रही हो वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और जो चीज़ तुम्हें नापसंद हो वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। अल्लाह जानता है मगर तुम नहीं जानते। सच में इसे अल्लाह का फैसला तो बेहतरीन लगा। वो कितनी इसे सोचता रहा कितनी देर। आई थिंक अल्लाह ने तो शोहर के भी हुकूक बीवी पर वाज़ा किए थे, लेकिन मोहब्बत होने के बावजूद भी नाजायज़ लाड नहीं देना चाहता। वो समझता कि वो इसके प्यार और मोहब्बत से पहले बिगड़ी थी, लेकिन इसने सोचा शादी के बाद इसने इसका शोहर होने का एक हकूक भी पूरा नहीं किया। इससे सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें फराहम की थी, लेकिन इसने ये ना सोचा कि इसने इसे जायज़ लाड भी नहीं दिए थे। वो इसकी हर चीज़ का ख्याल रखती थी, लेकिन इसने एक दिन भी नहीं देखा कि अशनाल ने खाना खाया या इसकी तबीयत तो नहीं ख़राब। वो तो अपनी अना और नफरत के ज़म में था। वो इसे यहाँ लाकर बिल्कुल लावारिस कर गया था। आज इसने इस बारे में सोचा था। इसने सोचा था कि वो इसकी गलती भी तो माफ़ कर सकता है ना, वो तो खुदा ही बन गया था। लेकिन वो रब भी तो हर खता पे माफ़ कर देता है। इसी सोचों के भनौर में सोने के लिए उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि 2 घंटों बाद इसने मीटिंग पर भी निकलना था। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मिनाल कमर पर बाजू टिकाते दरवाजे पर खड़ी इसकी आई थिंक तशवीश ले रही थी। तफ्तीश आना आई थिंक। वो अंदर ना आ पाए जो 10 बजे घर आया था। कसम से आज आप मुझे पूरी की पूरी लेडी डायना लग रही हैं। वो इसके अंदाज को देखता हुआ जिसके सर पर दुपट्टा नहीं, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही थी। वो ये बोल के ठहर के खिसक जाना चाहता था। ना आज मैं लेडी डायना लगूं या करीना, आज तुम्हें मुझे बता कर ही जाओगे कि किधर थे तुम। मैं सिर्फ बेवकूफ़ लगती हूँ, यकीन मानो हूँ नहीं। वो एक आईब्रो चुकाते हुए बोली, कसम से आप मुझे बेवकूफ़ लगे ना लगे होठ जरूर लग रही हैं। इसकी बात से मिनाल एकदम से गड़बड़ा गई थी। वो इसकी गिरफ्त दरवाजे से ढीली पड़ी। एकदम से अपनी कमीज को ठीक किया जो कि पहले ही ठीक थी। वो दुपट्टे पर निगाह दौड़ाते हुए जो कि बेड पर पड़ा था, इसको ऐसे कंफ्यूज होता देखकर इसका बाजू हटाता तेजी से अंदर आया और बेड पर पड़े इसके दुपट्टे पर लेट गया था। तुम नहायत ही चीप इंसान हो। वो दरवाजा बंद करती गुस्से से इसकी तरफ चीखती हुई इसके पास आई थी। थैंक यू, शुक्र है किसी को तो मेरे हुस्न का अंदाज़ा हुआ, ना कि मैं वाकई हसीन इंसान हूँ। साथ में तुम बहरे भी हो गए हो। वो इसके सामने खड़े हाथ नचाते हुए बोली थी। नहीं, स्मार्ट तो मैं पहले ही हूँ। गुस्से से इसको लाल पीला होता देखकर अशनाल इसको देखने लगा। गुस्से से इसे लाल पीला होता देखकर इसके बाजू से पकड़कर अपने ऊपर गिरा गया था। मिनाल को तब तक समझ आई जब वो इसके ऊपर गिरी थी। छोड़ो मुझे चीप इंसान। वो इसके ऊपर उठने की कोशिश करने लगी, जिसने इसकी कमर पर मजबूती से हाथ जमाया हुआ था। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। कुछ महादात तय करने होंगे, कुछ अनकही बातें होगी, कुछ मोहब्बत करनी है। ऐसे छोड़ दूं? इतना शरीफ होता तो पकड़ता ही नहीं। वो इसकी गुलाबी रंगत को देखता हुआ बोला, जिसके गाल शर्म से शायद लाल लग रहे थे। छोड़ो मुझे बेशर्म इंसान। तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक लड़की के सामने ऐसी बेहुदा बातें करते हुए? इसका मायनी खेज और बदलते रवैये से इसके दिल में खौफ पैदा हुआ। वो इसके बदलते रवैये चाहकर भी अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू ना पा सकी थी। ना, बीवी से कैसी शर्म। अगर आप चाहते हैं कि मैं बुर्का पहनकर रोमांस करूं तो कसम से मैं कल पहन लूंगा, लेकिन आज नहीं। आज तो बड़ी मुश्किल से हाथ लगी है, इसलिए आज नहीं। वो इसको
बेड पे गिराते खुद इसके ऊपर झुकता हुआ बोला, छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते इसे धमकी देते हुए बोली थी, चले ठीक है, मैं आपके साथ मिलकर चीखता हूँ, चले शुरू हो जाए। हसनाल प्लीज छोड़ दो। इसकी इन बातों से बेबस हुई थी, वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी। पहले आपको मेरी 2 बातें माननी होंगी, इसके बाद आपको छोड़ दूंगा। वो इसकी कलाइयों को कमर के पीछे लगाता हुआ बोला, जिनको वो छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। मेरे बाजू में दर्द हो रही है, जल्दी जल्दी बताओ। वो जैसे हथियार डालते हुए बोली थी, चले ठीक है, सबसे पहले आपने मुझे आप कहना है क्योंकि मैं शोहर हूँ, तो आप पर फर्ज बनता है मेरी इज्जत करें जैसे मैं आपकी करता हूँ। वो उसको मुकम्मल बेबस अपनी शराफत के किस्से पढ़ा था। शक्ल देखी अपनी, मिनाल के मुंह से जल्दी से निकल गया था। चले फिर ठीक है, आप इधर ही सारी रात रहे, मुझे नींद आ रही है। वो इसके कंधे पर सर रखता आंखें बंद कर क्या था, हसनाल अब आप उठ जाएं। वो मुश्किल से इज्जत देते हुए बोली कि वो उठ जाए। ये अब आपने आज ही नहीं कहना, बल्कि मुझे रोज इसी तरह इज्जत देनी है। इसके आप कहने पर वो उठ भी गया था। चलो जल्दी करो, नहीं मेरा मतलब है हसनाल, जल्दी करें, मुझे नींद आ रही है। पहले मेरी 2 शर्तें पूरी करें, फिर छोड़ूंगा, पक्का प्रॉमिस। बता भी दें अब। वो मसनूई इज्जत देते थक चुकी थी, इसलिए दांत पीस कर बोली थी, तो मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि इधर किस कर दें। वो अपनी गाल पर हाथ रखता हुआ बोला था, क्या? ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगी, तुम इज्जत देने के लायक ही नहीं हो। इसकी दूसरी शर्त पर इसकी आंखें हैरत से फट गई थी। चलो ठीक है, फिर इधर ही रहे। वो ये कहता दोबारा से इसके कंधे पर सरक गया था। वो आधा घंटा देखती रही कि वो उठ जाएगा, लेकिन वो उठा के उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उठी और इसके चेहरे पर झुकी कि ये करने के बाद एटलीस्ट वो छोड़ तो देगा। अकेले तनहा नौजवान हसीन लड़के को देखकर एक लड़की रात की इस पहर इस पर लाइनें मार रही है। अपने चेहरे पर लिमस महसूस करता पट से आंखें खोल गया और उठो चीप इंसान, अब मेरे ऊपर से। वो चीखी थी, छोड़ आऊं यार, क्या करती हो? सॉरी करती हैं, इतना चीख क्यों रही हैं? इसको आजाद किया जो भागकर सोफे पर लेटी थी। वो मीटिंग अटेंड करने के बाद रात 10 बजे घर पहुंचा था। वो किचन के बाहर से गुजरा जब इसे डाइनिंग टेबल पर सर रखे सोए हुए पाया, जो अपने पास बुक और कोई नोट्स सामने रखे, हाथ में पेन उठाए शायद कुछ लिखती लिखती सो गई थी। इसको सोते देखकर वो किचन में ही चला आया और इसे 5 मिनट देखता रहा। यह शायद इसकी नज़र ही का असर था कि इसकी आंख खुल गई थी। वो चंद पल तो आंखें खोले देखती रही, फिर जैसे स्प्रिंग की तरह उछलती हुई खड़ी हुई थी। अगर आपके सोने का शौक पूरा हो गया हो तो मुझे रूम में खाना दे दें, रुशनाल ने तंज मार कर कहा था। अच्छा, ये अकेले में कहता रहता है, मैं चलो उसे इज्जत तो दे ही सकता हूँ या उसको माफ़ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी। और जब वो सामने होती है तब इसका लहजा देखने वाला होता है, बदतमीज़ ना होता। वो इसे हैरान छोड़ता रूम में चला आया, सोफे पर बैठता टीवी ऑन कर लिया था। अपनी सॉक्स उतार के शूज़ में रखी और टीवी पर नजर जमा ली। जब कुछ देर बाद वो आई और खाना उठाए अंदर आई, सोफे पर इसके सामने रखा और दोबारा पानी लेकर आई थी। खाना देखते टीवी बंद किया और उठा, पहले मुंह हाथ धोए, फिर आके खामोशी से खाना खाने लगा। खाना खाकर फारिग हुआ था, बर्तन किचन में रखने चला गया तो देखा वो आगे हमेशा की तरह किचन की स्लिप के पास खड़ी इसके लिए चाय बना रही थी। वो जब किचन में आया तो उसने पलट के बगौर देखा। वो फिर अपने काम में मसरूफ में हो गई थी। रोशनाल ने इसके लब हिलते हुए देखे, जो किताब हाथ में उठाए शायद कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। वो उसको सर हिलाते हुए देख रहा था। वो जानता था कि वो रट्टे मार स्टूडेंट थी। वो इससे पास बैठ कर पढ़ाता, जब तक नहीं समझाता तब तक इसको समझ नहीं आती। इसे ऐसे पढ़ते हुए देख रहा था। 2 कप चाय लेकर आओ और ये बुक इधर ही लेकर आओ। इसकी ऊंची आवाज़ सुनती वो बिल्कुल सुन सी खड़ी हो गई थी, जबकि वो इसे बिल्कुल साकित खड़े देखकर पलट गया था। वो कुछ देर खड़ी खिड़की खोलकर शहर की रंगीनियों को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर खिड़की बंद करके अपनी शाल दुरुस्त करता सोफे पर लेट गया, क्योंकि एक तो सर्दी भी थी और दूसरा चाय की तलब हो रही थी। चाय लेकर भी आ जाओ। इसको ना आता देखकर इसने आवाज़ लगाई थी। वो समझ गया था कि वो क्यों नहीं आ रही। 1 मिनट के अंदर इसे आता देख लेकिन उठा नहीं। वो ऐसे ही सोफे पर लेटा रहा। बुक और एक रजिस्टर लेकर आओ जल्दी, विद इन 2 मिनट सॉरी। इसने टेबल पर चाय रखते हुए इशनाल से कहा था, सर पर नफासत से दुपट्टा किए जैसे वो इसके अगले हुक्म की मुंतज़िर थी। जी। और वो 1 मिनट के बाद अंदर बुक लेकर आई। इधर बैठो। इस पर गहरी निगाह डालते हुए अपने पास सोफे पर इशारा करते हुए बोला, जी। वो इसकी बदलती आंखों और इसकी निगाहों की तपिश से मजीद पजल हो गई और वो वहीं खड़ी हुई थी। क्या खड़े खड़े फोत होने का इरादा है? इसको ऐसे ही खड़ा देखकर तंज़ी अंदाज में बोला। इसकी थोड़ी आवाज़ पर वो डरी और पर हिली फिर भी नहीं थी। बैठो। इसको अपने पास ना आते देखकर वो गुस्सा होकर उठ बैठा था और अपना फुलादी हाथ बढ़ाकर अपने पास बिठा लिया था, जो बेतवाजन सी होकर इसकी गोद में आ गिरी थी। जबकि रुशनाल की सरकत से इसका ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे रह गया। इसका तो चेहरा गोया खून छलकाने वाला हो गया था। अशनाल ने उठकर इससे फासला करना चाहा था, लेकिन रुशनाल ने कमर से पकड़कर इसे नज़दीक कर लिया था। वो तो इसकी इन मेहरबानियों की आदी ना थी। वो तो शादी के बाद इसे रुशनाल को जानती थी, जो सिर्फ दुख देना जानता है। मैंने कहा ना इधर से उठने के लिए।
सॉरी कहा था। रोशनाल को जैसे इसकी दूर होने वाली हरकत पसंद नहीं आई थी। रोशनाल ने इसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और रोशनाल को तो गोया लगा जैसे इसकी कमर टूटने वाली है। छोड़े मुझे प्लीज, वो रोते हुए बेबसी से कह रही थी। इसकी पुट्टों पर सांसों से जैसे वो मरने वाली हो गई थी। रोशनाल ने वो गौरी से देखा जो सादगी में भी कमाल हुस्न रखती थी। इसकी हिरनी जैसी खौफ से फैली आंखें, आई थिंक चेहरा इसके कुर्बत पर रेड अनार हुआ था। चलो छोड़ो, टॉपिक बताओ। इसकी हिरनी जैसी आंखों में पानी देखते इसको अपनी गोद से उतारता, साथ बिठा गया, पर इसकी कमर पर हाथ वैसे का वैसा था। टॉपिक फाइनेंस के रिलेटेड सारा था। फिर वो इसे करवाता रहा, समझाता रहा, कुछ प्रैक्टिकल करवाया और कुछ वैसे ही फार्मूलाज वगैरह बोले थे। वो वाकई मुश्किल टॉपिक था, समझ आया। इसको सारा समझाकर जब निगाहें फेर कर इसे पूछा जो इसकी कुर्बत पर लाल टमाटर बनी हुई थी, जी वो बस सिर्फ इस बात में सर हिला गया, हालांकि इसके सर के ऊपर से सारा कुछ गुजर गया था। इसकी परफ्यूम की महक इसके हवासों पर छाने लगी थी। मुझे छोड़ दें प्लीज़, मेरे सर में दर्द हो रही है और मुझे नींद भी आ रही है। इसकी हैवी परफ्यूम से वाकई इसके सर में दर्द होने लगा था। रोशनाल ने जब इसकी आंखों में पानी देखा तो इसकी कमर पर गिरफ्त हल्की करके इसे अपने साथ लगाकर इसकी आंखों से आता पानी अपने हाथों से साफ किया और बुक साइड पर रखता। बुक की जगह इसका सर अपनी गोद में रखा था और नरमी से दबाने लगा। इसकी उंगलियों पर लिमस वो नींद में जा रही थी, जबकि रोशनाल को झटके हुए झटका लग रहा था कि इसके प्लीज इसे हैरत हो रही थी। प्लीज अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दे। इसकी इस रात वाली लैदगी वाली बात सोचकर वो तड़प कर उठी और वहशत ज़दा सी चलाई थी। वो इसकी कुर्बत में पहले वहशत ज़दा हुई और अपना ज़बत खो दिया, क्योंकि इसके दिए गए जख्म और तकलीफ इसे भूलते नहीं थे। एकदम से इसे खुद से दूर हटते और इसकी गैर होती हालत पर वो हैरान था, लेकिन इसकी हालत के मद्देनजर नजर रखते हुए इसको फिर से अपने करीब कर गया था। वो इसका सर अपने सीने से लगा गया। कहाँ जाना है? इसके सर को थपकते हुए इसने नरमी से पूछा था, जो इसके साथ लगी कांप रही थी। मुझे अल्लाह के पास जाना है, वो नींद में जाते हुए कह रही थी। क्यों जाना चाहती हो? इसकी बात पर इसके मजबूत दिल पर खींच पड़ी थी। वो बहुत मुश्किल से बोला था, क्योंकि यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, सबने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इसलिए अल्लाह के पास जाना चाहती हूँ। मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। वहाँ मेरे मामा बाबा हैं, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। चुप चुप, ऐसे बातें नहीं करते इशू। मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ज्यादा परेशान ना हुआ करो। दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो मेरा ख्याल करते हो। शहर दिल में उदासियां कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो। मरना चाहे तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना महाल करते हो। अब किस किस की मिसाल दूं तुमको, हर सितम ही बेमिसाल करते हो। मिर्ज़ा गालिब, फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट। हाँ, जून अली और मिर्ज़ा गालिब इसे बहलाते हुए बोल के देखा था, जो अब नींद की वादियों में गुम थी। इसे बाजू में उठाता, इसे बेड पर डाला, इसके ऊपर कंफर्टर दुरुस्त करते खुद सोफे पर लेट गया था। सिगरेट उठाकर फूंकने लगा था। फिर वो 1 घंटा सिगरेट फूंकता रहा और साथ साथ इसे देखकर सोचता रहा कि वो इसे दूर होकर कितना पुरसुकून रहती है। वो लड़की होकर सहारे नहीं ढूंढती और वो मर्द होकर भी सहारे की तलाश में रहता है। जिसे टेबल पर कपों में पड़ी चाय पर तय चमकी थी। ऐसे ही 3 महीने पहले इसके दिमाग में फिरी थी, जिसने इसे मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। देखा इधर से भी वर्ड कट है। और फिर जब सुनने वाले कहते हैं ना कि आप उर्दू रीडिंग ठीक नहीं करती, आप ठीक नहीं पढ़ती, ये नहीं देखना कि राइटर ने वर्ड कट किए हुए हैं या उन्होंने गलत लिखा हुआ है। ये हरगिज़ नहीं देखना, जो पढ़ा है उसका ही कसूर है बस। पैकेट खत्म होने के बाद आखिरी सिगरेट एस्ट्रे में मसलकर कंफर्टर अपने ऊपर लेता नींद की वादियों में चला गया था। आपने खाला से बदतमीजी क्योंकि वो माँ है आपके, अच्छे के लिए आपको डांटती है ना। वो बाहर से आता, इसके पास बैठता, नरम से लहजे में बोला, वो है इसी काबिल। वो वाज़ा और मुंहफट अंदाज में बोली, बस एक लफ्ज़ नहीं, आप माँ के खिलाफ ऐसी बातें कर रही हैं, तब है आप पर। तुम्हें क्या मसला? वो मेरी माँ है, मैं जो कुछ भी कहूँ तुम मेरे मामला में दखलंदाजी मत किया करो। ऊंची आवाज़ में बोली। लड़ाई झगड़ा या नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन मैं आपको किसी से बदतमीजी करते देख सकता। अभी जाएं और माफ़ी मांगे 1 मिनट के अंदर अंदर। ओके, किधर गया? अभी जाएं और माफ़ी मांगे 1 मिनट के अंदर अंदर अपोलोजाइज करके आए। वो इसकी कमर पर थपकी देते हुए बोला था कि वो उठ जाए। मैं नहीं जा रही किसी से भी माफ़ी मांगने, ये खुशफहमियाँ अपने आप तक महदूद रखो। वो इसका हाथ अपने कमर से हाथ छिटकते हुए नहायत बदतमीजी से बोली थी, आप चाह रही हैं कि नहीं? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। इसने चैलेंज करती निगाहों से पूछा। ये दूसरा सीन है, ठीक है। नहीं जा रही, कहीं भी नहीं जा रही। मिनाल ने साफ लफ्ज़ों में इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, जा रही हैं या नहीं? वो इसके और करीब झुकते, फासला मिटाते हुए बोला। इसके जबड़े को दबोचते, जबत की आखिरी इंतहा पर खड़े होते पूछा था। छोड़ो। मिनाल की सांसें बंद होने लगी। तुम दोनों भाइयों ने मुझे रखेल समझा हुआ है। जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा हासिल कर लिया। पहले एक भाई ने 4 साल अपने नाम पर बिठा कर रखा और फिर एकदम से छोड़ दिया, और अब दूसरा भाई कुर्बत के बहाने तलाश करता है। बामुश्किल इस फौलादी गिरफ्त से अपना आप छुड़वाया और उठकर खड़ी पागलों की तरह बोल रही थी, जस्ट शट अप मिनाल।
हसनान ने 2 थप्पड़ इतने ज़ोर से मारे कि वो बेड पर गिर पड़ी थी। इसकी थप्पड़ों की शिद्दत इसका काम तमाम कर गई थी। इसके भारी हाथ के जनाटेदार थप्पड़ ने इसके चेहरे पर उँगलियों के निशान छोड़े थे। क्या बकवास की है तुमने अभी? वो इसके सर पर खड़ा हुआ था, जबकि इसके थप्पड़ों से बामुश्किल सीधी हो पाई थी। वो मुँह पर हाथ हैरत से रखे इसे देखने लगी, जो इसे पास खड़ा इसे मारने की दर पर था। आपसे तुम तक का फासला वो नहायत आसानी से तय कर गया था। बताओ। इसका एक दफ़ा फिर मारने के लिए हाथ उठा। जब वो आगे हाथ कर गई थी, सारी बदतमीजी पल में उड़न छू हुई थी। इसका गुस्सा इसके छक्के छुड़ा गया था। हसनार को इसने कभी गुस्से में नहीं देखा था। इसको कभी कभी गुस्सा आता था, लेकिन जब आता तो हर चीज़ बहा कर ले जाता था। वो हैरान इसलिए थी कि अपने से 4 साल छोटे शौहर ने इसके ऊपर हाथ उठाया था। वो अभी जैसे वो बच्चा समझती थी। तुमने क्यों ऐसा कहा फिर? बताओ। इसका एक दफ़ा फिर, ये तो हमने पढ़ लिया है। बताओ, मैंने या रुशनाल भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुमने इतना घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया? बताओ। 3 महीने हो गए तुम्हारे और मेरे निकाह को। तुम्हारे करीब भी आया तुमने तो मुझे काठ का उल्लू या रिमोट समझ रखा है। तुम ये समझती हो कि तुम्हारा जिस तरह दिल करेगा तुम चलाओगी, तो कान खोल कर सुन लो। मैं इतने बेवकूफ़ नहीं जितना तुम्हें नज़र आता हूँ। 3 महीने से मैं इस रिश्ते से नज़रें चुराता फिर रहा हूँ। एक दिन भी ज़्यादा होता है किसी को टाइम देने के लिए, पर 3 महीने बीबी मैं तुम्हारे ड्रामे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम सोफे पर सोती हो, मेरे हाथ लगाने से रिएक्ट करती हो जैसे तुम बच्ची हो। कभी कुछ नहीं कहा। हर रोज़ तुम्हारे झटकना, तुम्हारी ऊट पटांग हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। पर बीबी, ये रिश्ता आसान नहीं, बच्ची नहीं हो। महरम रिश्तों को समझो। अगर तुम्हारा यही रवैया रहेगा तो मैं इस मामले को आर या पार करूंगा। वो इसके बालों को बाजू में दबोचते हुए बोला था, जबकि मिनाल की आंखें तो हैरत से फटने को तैयार थी। माना कि मैं इतना फरिश्ता सिफत इंसान नहीं हूँ, लेकिन मिनाल बीबी तुम्हारे इन किए गए लफ्ज़ों की तरह घटिया भी नहीं हूँ। मुझे रिश्तों को समझना आता है, इनमें तवाज़ुन रखना आता है। कौन बाप है, कौन माँ है, कौन भाई है, कौन बीवी है, इनके आगे इनके मुताबिक मुझे बात करना आती है। मैं मजाक भी करता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं रिश्तों के सामने चढ़ बढ़ कर ओके आई थिंक ऐसे ही कुछ करने का आदी नहीं हूँ। ऐसा करने से रिश्ते टूटते हैं, और मैं रिश्तों को तोड़ने का भी आदी नहीं हूँ। वो ये बात कहता इसके बालों को छोड़ता बेड से उठता, अपने लहजे को नरम रखते हुए बोला था, मुझे छोड़ो, मैं बाबा को बताऊंगी कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। वो इसको थोड़ा सा नरम पड़ता देखकर फिर धमकी दे गई थी, पर यह नहीं पता था कि इसके लफ्ज़ पर फिर जल्दी पर तेल का काम करके थे। बिल्कुल शौक से बताना, साथ अपने लफ्ज़ भी इन्हें बताना, साथ ये भी बताना कि तुमने खुद को 2 भाइयों की रखेल कहा है। वो तुम्हें इस लफ्ज़ का मतलब ही नहीं बल्कि तशरीह भी समझाएंगे। वो अपने लहजे पर बावजूद काबू ना पा सका था। एक और थप्पड़ इसे जड़ दिया। सॉरी, तीसरा पड़ गया। तुम तो चुप नहीं हो सकती। वैसे पूरे नावल में उसने वाकई कोई बदतमीजी नहीं की, चुप रहा है और अच्छे मूड में रहा था। इस लड़की ने दिमाग वाकई ख़राब कर दिया उसका। मिनाल बीबी, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ। ये ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर डालूं कि फिर मुझसे ही मुँह छुपाती फिरो। क्या हुआ है? क्यों बच्ची के साथ इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? समीना बेगम ने इसके आगे आकर गुस्से से कहा। इसकी ऊंची बात सुनते बाहर से आगा जान समीना और तहमीना बेगम दोनों आ गई थी। माँ इसे कहें कि ये मेरी नज़रों से ओझल हो जाए, नहीं तो मैं कुछ कर डालूंगा। जबकि तहमीना बेगम तो शौक से खड़ी हसनार को देखने लगी, क्योंकि वो इनका बेटा था। इन्हें पता था कि वो कभी इतना जल्दी गुस्से में नहीं आता था। कोई नहीं, वजह ज़रूर था। आई थिंक कोई वजह ज़रूर थी, वरना इसका एकदम से गुस्से में आना बहुत ही गैर मामूली बात थी। वो ज़ेरी खतून थी, मामले को समझ गई थी। आगा जान, मैंने इसके साथ नहीं रहना। इसने मुझे थप्पड़ मारा। इसे बोले कि मुझे तलाक दे, मैं इस जंगली वहशी के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। अगर इसने मुझे ना छोड़ा तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। वो भाग के रोती हुई आगा जान के साथ लगी थी। खाला जान, इसे समझा ले, नहीं तो मैं इसे ज़मीन में गाड़ दूंगा। जबकि हसनाल फिर से मारने के लिए आगे लपका था। वो डर के बाबा जान के आगे हुई थी। बस एक लफ्ज़ नहीं हसना, तुम मिनाल को कुछ नहीं कहोगे, मैं खुद अपनी बेटी को समझाऊंगा। आगा जान ने हसनाल को डांट दिया था। वो इसे समझाने वाले अंदाज में बोले थे, नहीं आगा जान, अगर आपकी लाडली और फर्माबरदार पोती नहीं ये रिश्ता निभाना चाहती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हसनाल वक्त वल्द सगीर वक्त अपने होशो हवास चल पई, तेनू भी पै गया थप्पड़। इसके हकदार हो तुम। वो अपना फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाया जब सकीर साहब ने इसे थप्पड़ जड़ दिया था। आज तो लगता है पूरी किस्त में थप्पड़ ही पड़ेंगे। बेगैरत इंसान, ये है तुम्हारी गैरत कि तुम एक औरत पर हाथ उठा रहे हो? ये नहीं, तुम दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। एक बेटे की मैं मिन्नतें करके थक गया कि आ जाओ घर, पर वो कहता है कि मुझे इस घर में कदम रखना भी गवारा नहीं। और दूसरा, अपना हाथों माँ बाप के सामने घर उजाड़, अपने हाथों सॉरी माँ बाप के सामने घर उजाड़। मुझे लगता है कि मेरी तरबियत में ही कोई कमी खराबी रह गई। सगीर साहब आज फट पड़े थे। बाबा जान सॉरी, वो इनके पास आया जो पहले गुस्से में थे, अब बदीदा होते देखा था। बाबा जान, वो बाप के पीछे भागा जो रंजीदा और गुस्सा होकर निकले थे। बाप की नाराजगी देखकर एकदम से गुस्सा गायब हुआ था, जो उसके कमरे से गुस्से से निकल गए थे। मिनाल, तुम मेरे कमरे में चलो। समीना बेगम बेटी को
ले गई थी आई थिंक। आगाजान से अलहदा करते हुए तेज लहजे में बोली थी। वो इसे खींचती हुई कमरे में ले गई थी, जबकि पीछे से हमीना बेगम और आगाजान शौक में थे। तुम्हें शर्म नहीं आई इसे तलाक मांगते हुए? वो इसका चेहरा थप्पड़ों से लाल करती इसे बेड पर फेंकती हुई बोली थी। कितनी दफा समझाया मैंने तुम्हें, मत करो मत करो, इस उम्र में भी मुझे दरबदर करवाने का शौक चढ़ा है तुम्हें। अगर सगीर भाई ना आते तुम्हारे मुंह पर तो अब तक कालक लग जाती। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुमसे 4 साल छोटा तुम्हें इज्जत और मोहब्बत दे रहा है, पर मुझे कुछ और ही चक्कर लगता है। अगर वो कोई दिल में है तो बता दो, और कोई सॉरी दिल में है तो बता दो मुझे। मैं तीसरे महीने से तुम्हारा ये रोक देख रही हूँ। अम्मी बस एक और लफ्ज और नहीं, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती और मैंने इसे तलाक मांगी है। वो रो रो कर कहने लगी। लेकिन वो अगर दे देता तो मेरी जान तो छूट जाती, जो आपने इसकी वजह से मेरी जिंदगी उजीरन बना दी हुई है। हसनाल तुम्हारा शोहर, इसकी इज्जत करो, इसकी खिदमत करो, ये ना करो। इस हर वक्त की रोक टोक ने मेरी जिंदगी अज़ाब बना के रख दी है। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो कसम से मैं सच कह रही हूँ, मैं भाग जाऊंगी। वो जिद्दी होकर बोली थी। बकवास बंद करो। तुम भाग तो तब सकोगी जब मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगी ना। तुम्हारी ये जबान किसी काबिल रहेगी ना तो तब ना। इसकी नजर साइड टेबल पर पड़े के चार्जर पर पड़ी थी। अम्मी मिनाल ने माँ की तरफ देखा, हैरत से देखा, जिनके इरादे संगीन लग रहे थे। उफला, ये क्या हो रहा है? नावल है कि ड्रामा ही है? खौफ से इसकी आंखें फटने के करीब थी जब उन्होंने चार्जर की लीड से इसे मारा। देखा हम भी कहीं चार्जर क्या लफ्ज़ होता है, चार्जर है। वो चीखती रही, पर समीना बेगम ने अपने कान बंद कर लिए थे। इसके जिस्म पर जब पिए के बाद देख रहे लीड की जरब लगती, तब तो बस नाल से नफरत भरती जा रही थी। अपने बचाव के लिए वो भागती, मगर आखिरी लीड इसके मुंह पर लगी थी। समीना बेगम मार के बाहर चली गई थी। उफ अल्लाह, ये हो क्या रहा है? हर कोई किसी पे जुल्म ना जुल्म ही कर रहा है। बल्कि कोई किसी को ठीक से समझा नहीं रहा, ना कोई किसी को समझ रहा है। जुल्म ही हो रहा है। इतना मारने की क्या जरूरत थी? बस 2-3 थप्पड़ मार लिए थे, ठीक है, बस समझा देती। इसके लहजे की बगावत जैसे एक पल में खत्म हुई थी। इसको अपने जिस्म से उठती ठेसों पर काबू पाने लगी से माँ की मार का दुख नहीं था, क्योंकि वो इससे पहले भी मारती रहती थी। इसके लिए हैरत का मुकाम तो ये था कि क्या वाकई समीना बेगम इसकी सगी माँ थी? वो पीछे अकेली दर्द को सहने के लिए पड़ी रही थी। अशनाल यार, जल्दी चल के आओ। रोशनाल इसको कॉलेज ड्रॉप करता निकल गया था। वो उतरी जब इसे सारा नजर आई थी। जब बात सुनो, तुम्हारे ये हैंडसम से भाई तुम्हें आज दूसरी बार ड्रॉप करके गए हैं। एक बात कहूँ, कहो। अशनाल जा आई थिंक चल कर चाह कर आई थिंक भी इसकी गलतफहमी दूर नहीं कर पाती। मेरी कोई सेटिंग बैटिंग करवा दो अपने भाई से। वो रुशनाल की पर्सनालिटी से इंप्रेस नजर आ रही थी। वो समझी कि रुशनाल का भाई है। यार, एक तो तुम इतनी ठड़की हो और लड़का तुम्हें भा जाता है। रुशनाल उकता कर बोली थी। वो इसकी हालतों से वाकफ हो गई थी। नहीं यार, सच्ची ये सीधा दिल पर लगा है। छोड़ो यार इन फजूल बातों को। फर्स्ट लेक्चर है। मैम समरा का वक्त होता है, इनका तो तुम्हें पता ही है ना। अभी 10 मिनट रहते हैं। सारा ने जैसे याद दहानी करवाई थी। यार इशू, मैं एक बात तुम्हें बताऊं, आज से अकेडमी में मेरा काम डबल हो जाएगा। एक कुली की शादी है, इनकी क्लासेस मेरे पल्ले पड़ गई है। मैं मजबूरी में ये जॉब कर रही हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं ना है कि ज़्यादा काम का बर्डन मेरे ऊपर चढ़ जाए। मैंने खुद भी पढ़ना होता है, और एक तो कोई न्यू टीचर भी मिल नहीं रही। मंथली कितनी पे मिलती है तुम्हें? इसकी बात सुनती है शनाल की आंखों के आगे एकदम से तारे चमके थे। स्टार्टिंग 15,000 इसने जवाब दिया था। और घर कितने बजे जाती हूँ? शाम 5:30। ओ यार, फिर तो मैं तुम्हारे साथ पढ़ा लिया करूँगी। इसने दिल में सोचा था कि रुशनाल तो रात 8 बजे ऑफिस से आता था। वो इसके जाने से पहले ही चली जाया करेगी। वो तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, पर तुम्हारे भाई तुम्हें करने देंगे? सारा ने से पूछा। तो मैं शौकिया करूंगी ना। वो नजरें चुरा कर झूठ बोल गई थी। तो ठीक है, कल तैयार है ना? कल से वो मैम नहीं आएंगी तो मैं सर से बात कर लूंगी। मेरे लिए तो खुशी का मकाम है, तुम मेरे साथ होगी। चलो अब तो चलो। जबकि अशनान ने इसके पीछे क्लासरूम की राह ली थी। कल फिर मेरे साथ चलोगी अकेडमी? छुट्टी हुई तो वो सारा के साथ कॉलेज से बाहर निकली थी। हाँ, क्यों नहीं, जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। सारा इसे फर्स्ट डे मिली थी जिसने इसे इसकी फर्स्ट डे काफ़ी हेल्प की थी। अशनान ने इसे जब भी देखा हंसते हुए देखा। इसे सारा बहुत खुशकिस्मत लड़की लगी थी। मेकअप और अच्छे सूट पहनती, काफ़ी अमीर घराने की लड़की थी। वैसे तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम तो शक्ल से बिल्कुल भी मजबूर नहीं लगती। अशनान ने अपने दिल की बात की थी, जो कई दिनों से खटक रही थी। मेरा एक छोटा भाई और माँ ही है। बाबा कुछ अर्से पहले ही खाल के कीकी से जा मिले हैं, और भाई के खर्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। बाबा की पेंशन से घर का सौदा सरफ और मामा की दवाइयाँ आती हैं। मैं अपनी एजुकेशन और भाई के लिए अकेडमी जाती हूँ। अशनान जो खुद को मजलूम तस्वर करती रहती, वो इसकी कहानी सुनकर जैसे सुन होगी थी कि कैसे वो लड़की जिंदगी से लड़ रही है। अशनान वक्त को इसकी बात ने सारे जवाब दे दिए थे। वो इसके बारे में अंदाजे लगाती थी। पता है, मैंने जो तय मेकअप की मुंह पर चढ़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरी उलझनों बड़ी जिंदगी का अंदाजा कोई मेरे चेहरे से ना लगा ले। वैसे भी लोग हैसियत और खुशी का अंदाजा चमकते चेहरे और रंगीन कपड़ों से लगाते हैं। यहाँ तुम जिसको देखोगी वो तुम्हें मुतमईन नजर आएगा। तुम्हें अपना दर्द ज्यादा लगेगा, मुझे अपना। लेकिन इस दुनिया में खुश कोई भी नहीं है, सिर्फ इसने खुद को संभाला हुआ है। वो सॉरी
आई थिंक सब ने खुद को संभाला हुआ है, और चोट जिसे लगती है इसके दर्द का अंदाज़ा खुद को होता है, किसी और को नहीं। और जिसको अपना दर्द हम बताते हैं, इसकी हमदर्दी महज 2 दिन की होती है। पता है, मैं अपने बाबा की लाडली औलाद थी। वो नेवी रिटायर्ड थे। हमारे घर में पहले खुशियों का डेरा हुआ करता था। मामा से जिद करना, बाबा से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाना, 7 साल के भाई को चढ़ाना, नावल पढ़ना, शायरी करना, शौकिया कुकिंग करना, ये मेरी ज़िंदगी का आर्ट था। कभी मामा गुस्से से बात करती तो मैं सीधी बाबा के पास जाती थी कि मामा ने मुझसे काम करवाया। मैं एक काम करती जो जैसे इन पर आसान करती थी। अब वो सारी होशियाँ ख़त्म होगी। पहले जो ताया मेरे लाड उठाया करते थे, बाबा की डेथ के बाद वो अपने बेटे की शादी सिर्फ और सिर्फ इस लालच में कर रहे हैं घर मेरे नाम है। वो रिश्ते जो कहते थे कि ये हमारी लाडली बेटी है, बाबा के मरने के बाद उन्होंने भाई की बेटी तक ना समझा। अब मुझे समझ आ गई है रिश्तों की। पता है, मामा या बाबा के मरने से ज़िंदगी का मफ़हूम मर जाता है। माँ बाप की लाडली औलादें रुल जाती हैं। पहले हम ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, माँ बाप के मरने के बाद ज़िंदगी हमें गुजारती है। पता है, दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। बस अब मुझे ज़िंदगी ना मुश्किल लगती है ना आसान। बस ये है कि मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ, पर मैं मुतमईन हूँ। वक्त ने हर हकीकत और हर राज अफशा कर दिए हैं। और तुम्हारे ताया के बेटे उन्होंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। रोशनाल ने अपना खदशा ज़ाहिर किया। ज़िंदगी कुछ तो बरम मेरे अहबाब का रख, सारे चेहरे मेरे सामने अया तो ना कर। क्या मतलब? अशनाल इसके शेर से समझ नहीं पाई थी कि वो क्या कह रही है। वो इसके पास लड़कियों से अलग थलग बैंड का इंतजार कर ही रही थी। मतलब वो कनाडा में होता है, इस वीकेंड के एंड पर आ रहा है। अभी तक तो मैं भी यही समझ रही थी कि वो क्या पता ऐसा ना हो जैसे इसके माँ बाप हैं। इसको अच्छा समझना सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशफहमी है। लो, तुम्हारी बहन आ गई है, अपना रास्ता पकड़ती हूँ, तुम अपना पकड़ो। अशनान इससे कोई बात करती ही कि जब सारा ने मौजू को क्लोज कर दिया। कल फिर तैयार है ना, दोनों अकेडमी इकट्ठे चलेंगे। वो खुदा हाफिज कहती चली गई थी। वो रोज़ाना की तरह हांडी तैयार करने लगी थी। खुशी से इसके पाँव ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। रुशनाल को आने में अभी आधा घंटा था। वो ये सोचकर खुश थी कि इसके लिए 15,000 लाखों करोड़ों के बराबर था। इसने सोचा कि 15,000 लेकर इकट्ठे करके वो रुशनाल के सारे कर्जे उतार देगी। वो इसकी मोहताज नहीं रहेगी, वो इसके आगे झुकेगी भी नहीं। वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन रुशनाल का ख्याल तस्वर में आते ही वो फिर पल भर के लिए डर गई थी कि इसे क्या जवाब देगी। फिर दिल में सोचा कि इसे ओवर टाइम का बहाना देगी। वो हांडी बना रही थी और साथ साथ आई थिंक ख्याली पुलाव बना रही थी। इधर ये वर्ड इजाफी लिखे हैं, लेकिन इसके हिटलर चंगेज़ खान को पता लगने की देर थी। शेख लिखा है, देख लें आप। फिर आप कहते हैं पढ़ने वाली का कसूर है। इसकी शेख चिल्ली के सारे अंडे टूट जाने थे। वो रुशनाल सगीर वक्त था। वो तो पैदा ही ख्वाबों पर वार करने के लिए किया गया था। पॉकेट से चाबी निकालते वो घर आया था तो वो किचन में नहीं थी। कोट और लैपटॉप रखता इसके कमरे की तरफ बढ़ा था। हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था। इसकी चप्पल जायनमाज के पीछे देखकर वो किचन में चला आया था। वो गिलास उठाकर पानी पिया। हांडी बिल्कुल हल्की आंच पर थी। वो गैस की फ्लेम ऑफ कर गया था। इसका दिल किचन में ना लगा था। वो किचन से निकलता फिर से इसके रूम की तरफ कदम बढ़ा गया था। अब की बार इस पर निगाह पड़ते ही इसका दिल जैसे अपने इख्तियार में ना रहा था। वो अपने ही ध्यान में लगी नोट्स पर झुकी हुई थी। इसका सफ़ेद चांद जैसा धमकता चेहरा, हिरनी की तरह चमकती आंखें जो हमें वक्त झुकी हुई होती, अपनी सातवां नाक जिस पर वो दाएं हाथ का अंगूठा रखकर सोचती और फिर लिखती। इसकी संदली आरस हर वक्त गुलाबी ही रहते थे। अपनी मखरूती गुलाबी उंगलियों में पेंसिल थामे अपने छोटे छोटे दांतों में इसी पेंसिल को घुसाती। इसके लंबे बाल आगे पीछे बिखरे हुए थे। दुपट्टा नमाज के बाद इसने उतार कर अपने गले में डाला हुआ था। बेशक वो कुदरती हुस्न की बेपनाह दौलत से माला माल थी। अपने हुस्न से बेखबर ये 12 साल छोटी बीवी पिछले कई दिनों से इसके हवासों पर छाई रहती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके पास जा पहुंचा। जो दुनिया जहां से बेखबर थी, इसके पास बैठने से अपनी आंखों को हाथों से खोलकर चेक कर रही थी, जैसे ये यकीन ना कर पा रही हो कि वो हकीकत में बैठा है। रुशनाल मायने खेजी से सिर्फ इतना ही किया। इसके बच्चों वाली हरकत से इसे हंसी आई जो इसने बामुश्किल दबाई थी। वो इसे धनक की तरह लगी थी। हर बार की तरह इसके चेहरे पर रफाई और मुख्तलिफ चमक होती थी। वो बिल्कुल धनक की तरह रंग बदलती थी। कभी रोती धोती, ये कभी मुस्कुराती और कभी शर्माती नजर आती। अपनी ये बीवी दिलचस्प और अपनी जान से प्यारी लग पड़ी थी। आप कोई काम था? इसको हकीकत समझकर वो एकदम पीछे हुई थी और डर कर बोली और जल्दी से दुपट्टा सर पर करके अपने बाल छुपाए थे कि कहीं इसे इस बात पर फिर से रुशनाल सजा ना दे कि इसकी एकदम से पिछली बातें याद आने लगी थी। इसके ऐसा करने से मंजर बदला था। रुशनाल ने इसके घटा जैसे स्याह बाल दुपट्टे के नीचे छुपके थे। इसके ऐसा करने से रुशनाल उठकर इसके करीब हुआ तो वो पीछे हो गई थी। जैसे जैसे वो पीछे होती रुशनाल इसकी तरफ बढ़ता, वो सिरा समेगी से बेड ग्राउंड के सिरे पर लगी थी।
सालन जल जाएगा, मुझे जाने दें। वो हकलाई थी। इसने जब कोई बहाना बहाना ना मिला तो ये मुनासिब लगा। मैं फ्लेम ऑफ कर आया हूँ। ये कहते हुए इसकी तरफ झुका और इसके गाल पर लब रखे थे। रोशनाल ने इसके जाने आखिरी वजह भी ख़त्म कर दी थी, जबकि रोशनाल इसके ऐसा करने से साकित हो गई थी। अब वो पहले खुद इसकी तरफ पेशकदमी कर रहा था, फिर कल इसने इसे धत्कार देना था। वो बाद में खुद तो दूध का धुला बन जाता, फिर इसकी किरदार कशी कर देता कि इसने अपने हुस्न दिखाकर बरगलाया था। छोड़े। अशनार के जहन में सोच आते ही इसने अपने हाथ इसके चौड़े सीने पर रखे और इसे पीछे धकेला था। गम और गुस्सा शिद्दत से अशनार का चेहरा लाल हुआ। इसका जब चाहे इसे धुतकार दे, जब अपने पास बुला ले। वो कोई चाबी का खिलौना नहीं थी, जैसे वो चलाता वो चलती। इसके अंदर भी आना थी, इसके अंदर भी एहसासात थे। इसने किसी को इजाज़त नहीं दी थी कि कोई बिना इजाज़त इसके पास भी आता, लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो रोशनाल वक्त इसका शोहर है, इसने इजाज़त इस पर हुकूक रखता था। वो गुस्से से इसे पीछे धकेलती उठी थी। रोशनाल इसके ऐसा करने से हैरान हुआ था। वो इसके ऐसा करने से इसने हाथ से पकड़ता खुद भी उठकर खड़ा हुआ था। छोड़े। वो गुस्से से छुड़ाती फिर दूर हुई थी, जबकि रोशनाल इसकी जिद को देखता जोर से अपनी तरफ खींचा था। वो इसके सीने से आ लगी। इसका दुपट्टा सर से उतर गया था। इसने इसकी कमर से पकड़ा था। अशनार की हिम्मत जवाब देगी थी। मैं कह रही हूँ दूर रहे मुझसे। वो ज़बर की आखिरी इंतहा पर थी। आई थिंक वो खुद को इससे छुड़वाती हुई दूर हुई थी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैं तमीज़ से पेश आ रहा हूँ, तुम्हारी अकड़ ही ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। अपना इग्नोर करना तो रोशनाल एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अब की बार रोशनाल का दिमाग घूम गया था। इसे अपनी तरफ खींचा, इसकी कमर पर अपने बाजू की गिरफ्त सख्त कर ली थी। वो ऊंचा लंबा शानदार शख्सियत का शख्स इसके हुस्न से बहक रहा था। क्यों अब तमीज़ क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा है या आपके पाँव पकड़ लिए हैं? अपनी इज्जत नफ्स की भीख मांगी है? आप मुझ जैसी वाहियात औरत के करीब क्यों आते हैं? वो पहली रात वाला फिक्रा दोहरा गई थी, जो इसके दिल में किसी अन्नी की तरह चुभा था। वो इसके लफ्ज़ों को भुला नहीं सकी थी। वो फट पड़ी थी। अब इस रात मुझे बीवी नहीं बल्कि तवाइफ। अशनाल वो गुस्से से चीखा था और अपना हाथ मारने के लिए बढ़ाया था, मगर फिर जब्त करके बड़ी मुश्किल से रोका था। क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मारे रुक क्यों गए हैं? और आप कर भी क्या सकते हैं? या फिर से मेरी रूह पर जख्म लगाएंगे? वो ऊंची हुई। अब की बार फिर से इसे धक्का दे दिया था। नहीं, आज मारूंगा नहीं, आज कुछ नया करूंगा। आज तुम्हारे लहजे की बगावत खत्म करूंगा। वो इस रात जो काम गुस्से और होश खोकर किया था, आज होशो हवास ये कहता अपनी बात अधूरी छोड़ गया था। इसकी अगली बात से इसका रंग लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ा था। वो इसकी तरफ बढ़ा था। वो इसकी कलाइयों से पकड़कर इसे बाजू में उठाता बेड पर बैठने के अंदाज में बैठाया था। नहीं प्लीज़, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो नफ़ी में सर लाते पीछे सरकने लगी थी। वो इसके पास बैठा था। वो इसे फिर से अपनी तरफ खींचा था। रोशनाल प्लीज़ ना करें, वो चीखी थी। रोशनाल इसकी खौफजदा हिन्नी जैसी सहमी आंखें देखी। इसे ऐसा लगा कि इसकी आंखें अफसाने लिख रही हैं। इसकी आंखें, इसके लड़ते लब, इसका मासूम हसन देख इसकी हार्ट बीट मिस हुई। इसने बगैर परवाह किए इसे अपनी तरफ खींच लिया था। नहीं नहीं करे ना। इसके खौफ से निकलते टूटे फूटे लफ्ज़ों को वो खुद में समोता बंद कर गया था और कुछ देर बाद इसे छोड़ा था। इसकी समझ से रोशनाल की सांसें उखड़ गई थी। कुछ नहीं करा, बस वो इसके बाल सहलाते इसे रिलैक्स करता हुआ बोला था, जो इसकी गुर्बत में काम रही थी। इसके बाद इसके गाल और आंखों पर लब रखे थे। मुझे नहीं पता कि तुम फिर से मेरे लिए अहम कब से होने लगी हो। ये भी समझ नहीं आ रही कि मुझे अपनी पहले वाली इशू से ज़्यादा प्यारी लगने लगी हो। शायद ये निकाह का असर है। और हाँ, एक गौर से बात सुनो मेरी। मैं तुम्हें धुतकारना चाहता हूँ और ना इतनी गैर अहम हो तुम। मेरी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ो बन गई हो। वो अपनी लतीफ़ एहसासात इस तक सरगोशी में पहुँचा रहा था। अपनी पॉकेट से आर नाम का लॉकेट निकाला और इसकी गर्दन में पहनाया था और अपने लब इसके नाजुक सफ़ेद गर्दन पर रखे थे। रोशनाल के आवाज़ों के हल्के में इसके बेबाक रिमस पर वो काम कर रह गई थी। इसके लफ्ज़ इसके ऊपर से गुजरे थे। ये फ़ोन लो, रात को मैं कॉल क्या करूँगा। दरवाज़ा सुबह से बंद कर लेना। कोई भी आ जाए खोलना मत। इसे मेरी धमकी समझ लेना या गुजारिश। अगर ज़रा सी खटपट की आवाज़ भी आए ना तो मुझे कॉल कर देना। हो सकता है 3 से 4 दिन तक मेरी वापसी हो। वो खुद की हिफाजत मेरी इमानत समझ कर करना। इसके चेहरे को हाथों में पकड़ता नरमी से इसके माथे पर लब रखता हुआ बोला था, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी कॉलेज के लिए तैयार रहना। खाना टाइम पर खाना। अगर बोरियत महसूस हुई तो फ़ोन पे कोई चीज़ देखकर दूर कर लेना। और हाँ, ये तुम्हारे लिए लाया था। वो अपनी साइड पॉकेट से 2-3 चॉकलेट इसकी गोद में रखते हुए बोला था, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। वो ये कहता अब की बार इसकी आंखों पर लब रखता इसे छोड़ता बाहर निकल गया। वो पीछे इसकी चौड़ी पुश्त को घूरती रह गई थी। आज अशनाल को 3 महीने बाद पहली बार इससे अपनाहियत हुई थी। आज इसका बख्शा हुआ लिमस बिल्कुल इसे अपने बाबा की तरह लगा था। इसके इस लिमस पर इसकी आंखें भीगने लगी थी। इसे एक बात की समझ नहीं आई थी कि वो 2-3 दिन का क्यों कह कर गया था। पहले वो इस तरह क्यों कह कर गया था। अशनाल दरवाज़ा बंद कर लो। इसकी आवाज़ सुनती हुई चॉकलेट और फ़ोन साइड पर रखती बाहर निकली थी। वो दरवाज़ा बंद करने के लिए इसके पीछे गई। जब वो इसको सल्यूट मारता हैरान परेशान छोड़कर इसकी नज़रों से ओझल हो गया था। आपने क्यों बुलवाया था मुझे?
कोई काम था क्या? रुशनाल ने उजलत में पूछा था। हाँ, मुझे वकील हायर करना था। आपका सुना तो चली आई आई हूँ। और वो जो जैसी, ये पता नहीं क्या लिखा है, वो जो जैसी भी थी आई थिंक, पर रुशनाल को इसे नागवारी महसूस हुई थी। मैंने ये फील्ड पीछे 2 साल से छोड़ी हुई है, इसलिए माजरत। रुशनाल ने बड़ी सहूलत से इनकार किया था। शेर शिकार छोड़ भी दे तो रहता वो शेर ही है, गीदड़ नहीं बन जाता। वो इसकी शानदार शख्सियत को देखते हुए खोए खोए लहजे में बोली, आप मुझे कैसे जानती हैं? वो मुद्दे की बात पर आया और इंतहाई संजीदगी से बोला था, जी मैंने आपका बड़ा नाम सुना था। सुना है आपका नाम इस शहर के टॉप लिस्ट वकीलों में आता है, और मैंने काफ़ी आपके बारे में पूछ गुछ भी कराई है। वो काफ़ी मगरूराना लहजे में बोलने लगी थी, क्योंकि इसे लगा कि इसका हायर किया गया वकील काफ़ी ज़्यादा एज का होगा, लेकिन अपनी सोच के बरक्स इस शख्स को देखा और देखती रह गई। ब्लैक कलर के सूट में ऊंचा लंबा कद, चौड़े मजबूत शाने, स्याह घनेरे बाल पेशानी पर आए हुए थे। सिंपल ब्लैक कलर की चप्पल पहने वो अपनी दी रफ से हुलिये में था। अपने बाजू में बंधी घड़ी को बार बार देखता वो शायद मजबूरी में खड़ा था। इसे लगा कि वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। मैं मिसेस अरफान दुरानी हूँ, वो अपनी तरफ से इसे मुतासिर करती हुई बोली थी, क्योंकि इरफान दुरानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसकी दौलत के चर्चे देखकर इसने इरफान दुरानी से शादी की थी। पिंक कलर की टी शर्ट में बालों की ऊंची पोनी टेल किए रुशनाल को वो कोई काफ़ी बोल्ड लगी थी, जो शायद इसे मुतासिर करने की कोशिश में लगी हुई थी। तो मिस, आप अपना केस बताएं, हो सकता है इस मसले पर रोशनी डालूं। रुशनाल ने पहले इससे वजह पूछनी चाहिए थी। मैं इरफान दुरानी से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। आप इस मामले में मेरा साथ देंगे, और ये बात मीडिया तक नहीं चाहिए। वो इसे ऑर्डर देने वाले अंदाज में गोया हुई। इसमें क्या मुश्किल है, आप मांगे तो वो दे देंगे। रुशनाल बख्त इस मामले को नहीं जानता था, इसलिए ये लफ्ज़ आसानी से कहे थे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपने ये वाला मुहावरा तो सुना ही हुआ होगा, इस बुड्ढे को जब तक अदालत में ना घसीट लूँ मुझे आराम नहीं आएगा। इससे पहले वो आप तक पहुँच पाता मैंने आपका पता कराया, और वो अपनी एक टांग को ओके आई थिंक दूसरी टांग पर फोल्ड किए रख कर बोली थी, तो आप फिर ये भी जानती होंगी कि मैं अपने केस की मुंह मांगी रकम लेता हूँ। इसने जैसे बावर करवाया था, बस आप मेरी जान छुड़वा दें, आपको इतनी रकम दूंगी कि आप सारी उम्र बैठ कर खाएंगे तो भी ख़त्म नहीं होगी। आयमा दुरानी ने लालच का पत्ता फेंकना चाहा था। वो 35 साल की खतून थी, इसलिए हर किसी से शतरंज खेलना इसकी सरशिस्त में शामिल था। पर वो नहीं जानती थी कि रुशनाल ना सिर्फ वकील था, बल्कि बहुत बड़ा शतरंज बाज था, जो सारे मोहरे लगाना जानता था, जिसका काम ही उल्टी बिसात खेलना था। मिसेस दुरानी, आपने जब मेरे बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, तो ये भी पता करवाना था कि सूद लेना मेरी फितरत नहीं है। मैं बस अपनी मेहनत का फल लेता हूँ। अपनी 3 साल वकालत के करियर में किसी के 1 रुपये का भी हकदार नहीं रहा। ये लायदा बात है कि मैं अब ये फील्ड छोड़ दी है। आपने अगर काम करवाना है तो फाइल दे, लालच नहीं तो वो डोर है जाएं, और डोर का ऑटोमेटिक लॉक है। वो इसे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला था। नहीं वकील साहब, आप तो बुरा ही मान गए हैं। मैंने तो आपकी आमदनी में इजाफा करना चाहती थी। हाँ, इतनी तेन फिक्र। आयमा दुरानी अपने बालों की लट को हाथ में लपेटती बात संभालने की कोशिश की थी। दरअसल मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि मामला राजदारी में हो और इसकी भनक तक किसी को भी ना पड़े। आपसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने हैं, इसके बाद अपना केस आपको दिखाऊंगी। अगर आपको एतबार नहीं तो मेरी सलाह है कि आप कोई और दरवाज़ा खटखटाइए, क्योंकि जहाँ एतबार के पंछी ना आए तो मैं फिर उड़ा देता हूँ। वो अपनी अजली टोन में बोला था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप पे पूरा एतबार है, ये फाइल देख लें। आयमा दुरानी एकदम हिचकिचाई थी, क्योंकि ये बंदा इसके लिए टेढ़ा सा महसूस हुआ था, क्योंकि वो इसे जितना रिझाने और मामले को संभालने की कोशिश करती, वो इतनी ही नागवारी से इसकी हर बात को रद्द कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए फाइल पकड़ाते इसके हाथ को टच करती हुई बोली, ठीक है, आप जा सकती हैं। वो गुस्से को जब्त करता सख्ती से बोला था। कुछ देर वो फाइल खोलकर काबिले गौर करता रहा, लेकिन इसे इस केस बहुत उलझा हुआ लगा। पिछले 3 साल से वो इरफान दुरानी की कमजोरी नहीं समझ पाया। आज कमजोरी का एक सिरा इसके हाथ में लगा था, जिससे वो रुशनाल को बता सकता था। इसलिए कुछ फैसला करता हुआ उठा। वो चाबियां उठाता बख्तबाला के लिए निकल आया था। डोरबेल बजी तो तहमीना बेगम ने दरवाज़ा खोला था। रुशनाल को देखकर ठिठकी थी। वो कोई दस्ती बैग लिए खड़ा था। कैसा है मेरा चांद? इसे सामने देखते हुए इसके मुंह बस यही निकला था। 3 महीने बाद इसको अपनी नज़रों के सामने इनको जैसे करार आया था। बाप से नाराज़गी तो ठीक थी, पर मेरी क्या गलती थी जो अपनी पैदा करने वाली माँ को भी भूल गए थे। वो इसको 3 महीने बाद सामने देखकर दरवाजे पर ही गिले शिकवे शुरू हो गई थी। नहीं अम्मी, आप मेरी माँ हैं, मैं आपसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? और माएँ भी कोई भूलने वाली चीज़ है? मैं बाबा से भी नाराज़ नहीं हूँ। इसने शर्मिंदगी से जवाब दिया था। अंदर आओ। उन्होंने हुक्म दिया था। नहीं माजरत अम्मी, पर मैं नहीं आऊँगा। इनफैक्ट मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। दरअसल अम्मी, मैं बाबा से ही मिलने आया हूँ। हसनाल ने कल 3 महीनों पहले मुझे पहली बार फ़ोन किया था कि बाबा की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं आया हूँ। इसने तेज़ लहजे में कहा था। तो क्या रस्में दुनिया दबाने आए थे कि दरवाजे पर ही मिलकर चले जाओगे? आ जाओ। जबकि तहमीना बेगम रुशनाल को बाजू से पकड़ते लाउंज में ले आई थी। बड़खुरदार आ गई है याद? मुझे तो लगा था इतने नाराज़ हो गए हो कि कब्र में ही
उतारने आओगे। सगीर साहब बैठे न्यूज़ सुन रहे थे जब बीवी के पीछे आते बेटे को देखा था और उठकर खड़े हुए थे। मीना बेगम खामोशी से इसे बाप के पास छोड़ती खुद किचन की तरफ चली गई थी। बाबा प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें, मैं फिर से चला जाऊंगा। वो आके शिद्दत से इनके सीने से लगा और कुछ देर बाद तक लगा रहा था। हाँ हाँ, ये देखें, लैला मजनू की तरह इश्क जाग रहा है, मुझे तो कुछ पूछता ही नहीं है। रुशनाल और अपने बाप को गले लगे देखकर वो सीढ़ियों से उतर आया था, जबकि सगीर साहब इसकी बात पर हंसे थे। भाई बात सुने मेरी, आज पहली दफ़ा ये बिल्कुल रीमा की तरह हंस रहे हैं। नहीं आगा जान, वो ये दोनों मुझे कितने दिनों से बातचीत करना बंद की है कि अब मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दूँ, सॉरी, सिर्फ इसलिए कि मेरी जान को खतरा है। आपने इनकी मोहब्बत में मैंने अपने करियर की कुर्बानी दे दी है, लेकिन मैं सिर्फ एक इनकी मोहब्बत को नहीं देख सकता। लेकिन मेरी वतन से मोहब्बत इतनी है कि मैं खुद तो कुर्बान हो सकता हूँ, लेकिन जॉब छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। पता है आपको, जर्नलिस्ट बनना मेरा ख्वाब था, इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। अब जब मेरी मंजिल करीब है तो मैं क्यों अपने इरादे से पीछे हटूं? आप ही बाबा को समझाएं। वो रुशनाल एकदम से मजाक से हटता सीरियस मूड में आया था। तो क्या बाबा जान, करने देना जॉब इसे, जब ये पिछले 7 महीनों से काम कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ तो इंशाल्लाह आगे भी कुछ नहीं होगा। मैं इसे मना करूँ भी तो इस उल्लू के पट्टे ने कौन सा रुक जाना है। लेकिन ये तो 4 दिन हो गए हैं रातें घर से बाहर गुजारता है, ना खाने का होश ना पीने का होश। इसने मुझे ये तक नहीं बताया इसके फ़ोन पर लोग इसे धमकियां दे रहे हैं। वो भी मुझे पता लगा है कि तुम मुझे नहीं इसे समझाओ। वह स्नार की तरफ से मुंह फेर कर गुस्से से बोले थे। बाबा जान, आप इतनी छोटी छोटी बातों से परेशान क्यों होते हैं? मेरे इन हाथों की लकीरों में जितनी ज़िंदगी लिखी है मैं इतनी ही काट कर जाऊंगा। वह एकदम से इनके पास बैठता हो, इनको हक करता शरारत से बोला था, और अगर किसी ने केस तुम पर उल्टा ही कर दिया, जेल बंद करवा दिया, तो फिर क्या करोगे? फिर बैठ कर रोगे सारी ज़िंदगी। फिर इस तरह होता है ना इस तरह के कामों में। वो मजाक से बोला था, वो इन्हें और चिढ़ा गया था। सगीर साहब ने इससे मुंह बिल्कुल फेर लिया था। रूठी हो तुमको कैसे मनाऊं? झांसी की रानी के पिया, ऐसे कुछ लिखा है। वो इनके नाराज होता देखकर इन्हें बात से हटाने के लिए अपनी माँ को देखकर इनके कदमों में जा बैठा था। स्नाल बास आ जाओ। तहमीना बेगम ने टेबल पर चाय रख दी थी। जब इसको ओल फोल बकते देखकर इसे खूंखार नजरों से देखा था। अपनी माँ के इरादे देखता वो बाप के कदमों से उठता, बिस्किट उठाता, ये कहता, फिर से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा था। वकील साहब, मेरा हिस्सा अपनी जेब में रख लेना, ये ना हो इस नाजुक सूरत हाल मेरे लिए कुछ ना बचे। वो सीढ़ी पर कदम रखता पलट कर बोला, जबकि रुशनाल की उल्टी हरकतों से इतने अरसे बाद पहली दफ़ा हंसा था। पहली दफ़ा महसूस हुआ हसनान के वो चाल से वो शुरू से वाकिफ था। जिस तरह वो बाप को चकमा देकर भागा था, वो इससे दिल ही दिल में सराहे बगैर ना रह सका था। छोड़ो इसे, ये कोई बात तुम्हें ढंग की नहीं करने देगा। तुम हसनान को क्यों नहीं साथ लाए? सगीर साहब ने इससे पूछा। बाबा इसके पेपर हो रहे हैं, फिलहाल इतवार को ले आऊंगा। इसने जानबूझकर झूठ बोला था। वो खाला को देखा जिसकी बात सुनती गुस्से और तेज से आ रही थी। इस लड़की को तुम घर लेकर आए तो ये भूल जाना कि मैं तुम्हारी खाला हूँ और तुम्हारी माँ की बहन हूँ। तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया, पहले 4 साल इसे मंगनी करके दगा दिया, मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी खराब करके तुम खुद ऐसे जी रहे हो और इस महारानी को फूलों की सेज पर बिठाया हुआ है। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ ना कि इन सबको अपना समझती रही हूँ, पर मुझे आज समझ आई है कि तुम्हारे सारे इस चाल में शामिल थे। तुम सारों ने इस पराये खून की खातिर मेरी मासूम बेटी की जिंदगी खराब की है। तहमीना बेगम रुशनाल को हंसते देखकर गुस्से से पागल हो गई थी। खाला, आप गलत बातें ना करें और ना अम्मी अब्बू को इस सारे मामले में शामिल करें। मैं बस थोड़ी देर के लिए आया था। वो अपने लहजे को नरम करता तमीज से बोला था, और वैसे भी वो इनसे नजरें झुकाकर बातें किया करता था। आज खुद आए तो कल अपनी इस बदकिरदार बीवी को लाओगे। पहले वो स्नाल पर डोरे डालती रही। बस खाला, एक लफ्ज़ जोर नहीं, बहुत लिहाज कर लिया मैंने आपका। अब मेरी मासूम बीवी के बारे में अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी खाला हैं, और ये तो बिल्कुल याद नहीं रखूंगा कि आप मेरे महरूम चाचू की बीवी हैं। और जहाँ तक बात है ना मेरी बीवी के किरदार की, तो इसका किरदार इतना साफ जितना कि साफ शिफाफ मोती होता है। वो इतनी आवाज़ 3 से बंद और अंदर बैठी मिनाल काम कर रह गई थी। खाला, बेशक आप इसकी सगी माँ थी। सगी माँ नहीं, इसकी माँ थी। माँ के होते हुए भी इसकी तरबियत नहीं हुई। अगर आप इसे हर बुरी बात से मना करती, वो इस हद तक ना गिरती, वो इतनी चालबाज और धोखेबाज ना होती। सच बात है, आपने इसकी तरबियत नहीं की, इसे सिर्फ पाला है। आप अपनी महरूमियों और कमियों का बदला इसे लेती रही, इसको टॉर्चर और प्रेशराइज करती रही। पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है, इसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है ताकि वो बड़ा होकर अपनी जंजीरें ना तोड़ दे। फिर वो हाथी का बच्चा मुसलसल कोशिश करता रहता है कि वो मजबूत जंजीरों से आज़ाद हो जाए, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। और जब बड़ा हो जाता है, इसके पास हिम्मत भी होती है, ताकत भी होती है कि वो 1 सेकंड में इसे तोड़ दे, लेकिन वो दिमाग नहीं होता जो किसी की गुलामी की जद में आ जाता है। इस तरह आपने इसका दिमाग इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो कुछ अपना अच्छा सोच सके।
बस इतना ही कहना था, ये कहकर जाने लगा था। और हाँ, एक बात ये है, अपनी बेटी के हाथ की राइटिंग का इस खत से मुवाजना कर लीजिएगा। मेरी बीवी की राइटिंग इस रात के खत में 1% का मेल भी नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे आपकी बेटी से नफरत नहीं है, इससे हमदर्दी है। इस पर तरस आता है कि इसके अंदर कोई तो कमी थी। इस लम्हे इसने शनाल से नफरत की, और इन कमज़ोर लम्हों ने इसे घटिया काम करवाया था, और इससे इस बात का एहसास भी नहीं है। कहाँ जा रहे हो? आज रात तो रुक जाओ। बस सबको हैरान परेशान छोड़कर जा रहा था, जब तक मीना बेगम इसके आगे आई और इसको रोकते हुए बोली, अच्छा तो तुम वकील थे, तुम्हें शुरू से ही पता था, फिर तुमने क्यों उस पे जुल्म किया, गधे कहीं के? नहीं अम्मी, मेरा काम है, मैं 2-3 दिन शहर से बाहर जा रहा हूँ, अपने केस में उलझा हुआ हूँ, बस आपकी दुआ चाहिए। वो झुकता इनके हाथ चूमता माँ से दुआ लेता बाहर निकल गया था। मीनार इसके लफ्ज़ों से ज़मीन में धंसती जा रही थी। वो अपनी नफरत का इतना पता लगा कर चला गया था। तीसरा दिन था, इसकी माँ इसे अंदर खाना देकर जाती थी, इसके साइड टेबल पर खाना रख कर चली जाती थी। वो इससे इसका हाल तक पूछना गवारा नहीं करती थी। स्नाल ने इस वाक़े के बाद इसकी खबर नहीं दी थी। रुशनाल को गए 2-3 घंटे हो गए थे, वो तब से रोई जा रही थी। इसकी अल्फाज इसके दिल में खुद कर रह गए थे। इसकी तबीयत खराब हो रही थी। इसने दिल में इतना तहिया कर लिया था कि वो अब खुद को तरबियत खुद करेगी, वो खुद के लिए खुद जिएगी। इसको सांसों का मसला हुआ था। इसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी थी। वो सांस लेने की कोशिश में आदी हो गई थी जब अपनी कमर पर इसे बाजू का हिसार महसूस हुआ था। हसनाल ने ड्यूटी पर जाना था। वो एक दफ़ा मिनाल को देखना चाहता था। वो इसे तीसरा दिन टेबल पर नजर न आई थी। वो परेशान हुआ था। खाला का रवैया तो इसे बदला ही लगा था। इसकी ड्यूटी तकरीबन रात को हुआ करती थी। रात 10 बजे का निकला, सुबह 12 बजे घर आता था। अभी तकरीबन भाई से मिलकर इस दिल का बोझ हल्का हुआ था, लेकिन परेशान इसलिए था कि F-16 थंडर्स के साथ इसकी फिर से लड़ाई हुई थी। अपना सफरी बैग पहनकर वो रूम से निकला था। परेशान वो मिनाल की वजह से था। इसे 3 दिन अपनी नज़रों के सामने ना देखकर इसके दिल में बेचैनी थी, इसलिए अपना बैग लटकाता वो कमरे से बाहर निकला था। क्यों? अब इसकी याद आ रही है, जो इसके बगैर नहीं रहा गुजारा नहीं हो रहा। आगाजान जो बाहर टहल रहे थे, इन्होंने आई थिंक इसे कमरे से बाहर निकलते देखकर कहा था, मुर्दा बोले ना बोले, जब बोले तो छत फाड़ कर बोले। वो इनकी नाराजगी पे चोट करता हुआ बोला, जो 3 दिन से इसे नहीं बुला रहे थे। इस्तगफार, तुम्हें तो मुंह लगाना भी फसूल है। तुमने तो मुझे मुर्दा कहकर मेरे अंदर के हाकम वक्त को जगा दिया है। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे इसे देखने जाते हो। अब तुम्हें हिटलर बाप को ना बताया तो मेरा नाम भी हाकम वक्त ना हुआ। वो आज कितने दिनों बाद इसकी टोन में बात करते हुए बोले थे, आगा जान अब आपको सेकंड हैंड खतून से शादी कर लेनी चाहिए। और मैं भूल गया था, सेकंड हैंड नहीं, थर्ड हैंड, क्योंकि अब कोई आपसे पोते पोतियों वाली खतून शादी करेगी, क्योंकि नौजवान हसीना तो करने से रही। एमी आप हमसे जेलिस ना हो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप अपना घर बसाएं और अल्लाह का नाम है, मोहल्ले वाली आंटियों की तरह लोगों की ज़िंदगियां ख़राब ना करें। वो हाथ हिला हिला कर सलाम मशवरे देने लगा था। शर्म नाम की तुम में कोई चीज़ है ही नहीं, जो अपने बुजुर्ग दादा से बकैरतियाँ कर रहे हो। वो इसे देखकर गुस्से और मसनूई गुस्से और रौब से बोले थे, जो चाबियां घुमाते अपने जहन में कुछ नया सोचते हैं, चकमा देने की कोशिश में लगा हुआ था। आगा जान आप और बुजुर्ग नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ना शाहरुख खान बूढ़ा होगा ना आप तो मेरे दोस्त हैं, और दोस्त भी कभी बूढ़े होते हैं भला। वाह, शाहरुख खान की एग्जाम्पल दी है फेवरेट। पता है, जब मैं छोटा होता था तो दादो आपकी बहादुरी की मिसालें दिया करती थी। वो कहती थी कि जब मेरा रिश्ता तुम्हारे दादा से तय हुआ था, इस वक्त हम गाँव में रहते थे और तुम्हारे दादा सारा दिन खेतों में बैल से काम करते थे और वो रात में इधर ही रहते थे। वो इतने बहादुर थे, शेर भी इनसे डरते थे। वो इनके पीछे खड़ा इनको इनकी बहादुरी के किस्से ठहर के आई थिंक किस्से सुना के पीछे लटके पर्दे के पीछे छुपा था। बातें तो सारी ठीक हैं और बहादुरी में भी बहुत था, लेकिन तुम्हारी विदाई से पहले ही तुम्हारी दादी फौत हो चुकी थी। वो खोए खोए लहजे में बोले और पीछे मुड़े तो देखा तो वो कहीं भी नहीं था। बड़े ही खोते का पुत्र है, मुझे बेवकूफ़ बनाकर चला गया है। पता था बगैरत के बूढ़ा दादी की यादों में खो जाता है और फिर किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। वो लाठी उठाते, नफी में सर हिलाते मुश्किल से सीढ़ियों से उतर गए थे। खोते का पुत्र हूँ या ना हूँ, पर मैं पोता हाकम वक्त का हूँ। मुझे हर चीज़ को हैंडल करना आता है। हसनाल ने इनकी आवाज़ मध्यम होते देखकर अपना सर पर्दे से बाहर निकाला था और आखिरी सीढ़ी पर जाता देखकर अपने कॉलर को हिलाते बड़े फख्र से निकालते हुए कहा था, पुत्र ये ले। वो बेबसी से इसकी तरफ हाथ से लानत भेजते निकल गए थे, जो अब ऊपर नहीं आ सकते थे। जबकि हसनाल अब कहकल खाते हुए मिनाल के कमरे की तरफ बढ़ा था, लेकिन इसके रूम का दरवाज़ा बंद था। वो सीढ़ियों से उतरता दूसरे रास्ते से आया था। बेसन पर खड़े वो सांस लेने की कोशिश में आदी हो गई थी। वो टावल से मुंह साफ करते बाहर निकली तो लाइट नहीं थी। ओ शिट, लगता है लाइट चली गई। वो ये कहते हुए बेड पर आकर लेटी तो इसे अपने गैर महसूस सी हलचल और अपनी कमर
पर ऐसे सरसराते हुए हाथ महसूस हुए थे। कौन? खौफ से इसकी खिड़की बंद गई थी। वो अपनी आवाज़ की घबराई हुई आवाज़ आवाज़ से बोली थी। अब फ़िक्रा देख लें आप, वो अपनी आवाज़ की घबराई हुई आवाज़ से बोली थी। वो घबराई हुई आवाज़ से बोली थी, आपका शौहर जिसे आप 3 दिन 4 घंटे 25 मिनट और 3 सेकंड से भूल गई हैं। तुम कहाँ से आए हो? दरवाज़ा तो बंद था। वो अपने चकराते सर पर काबू पाते हुए गुस्से से बोली थी। मिनाल इसकी गुर्बत में चकरा कर रह गई थी। एक तो अंधेरा और एक तो इसके इतने करीब। छोड़ो मुझे, बेहुदा ठरकी इंसान। वो इसको खुद से छुड़वाने लगी थी। जब इंसान का दिल और नीयत साफ होना तो अब मेरा रब रास्ते बना देता है। तुम मुझे सीधा सीधा बताओ, तुम अंदर आए कैसे? वो नफरत से बोली थी। विंडो से। वो एकदम यकलफ्ज़ी जवाब देते हुए बोला था। विंडो तो बंद थी, फिर कैसे आए? इसकी आंखें हैरत से फटने को थी। सिंपल सी बात तोड़ कर। ये कहता एक दफ़ा फिर से हैरान कर गया था। कैसे? हाथों से तोड़ा है? इसकी सदमे से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। नहीं, आपको पागल नजर आता हूँ यार। रांझा, अपने बेड से तोड़ कर आया हूँ आपको देखने। वो इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बेफिक्र रहें, लाइट तो ऑफ है और मैं शक्ल दिखाने भी नहीं आया। मैं तो कुछ और ही करने आया हूँ। क्या? वो इसकी कमर से हाथ हटाते हुए बोली जो इसके गिर्द लिपटे हुए थे। प्यार प्यार व्यार निछावर करने आया हूँ। और क्या? हसनान ने मीनार की घबराई हुई आवाज़ से लुत्फ उठाया था। प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे डर लग रहा है अंधेरे से। वो रुहान सी हुई थी। हसनान वक्त हो साथ तो डरने की क्या बात। वैसे जो मेरे साथ होता है वो तो तूफानों की परवाह भी नहीं करता। वो इसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला था। प्लीज़ छोड़ दो, मुझे बख्श दो। कहते हो तो पाँव पड़ जाती हूँ। वो अपने तपते जिस्म पर दर्द महसूस करते ये कहते फूट-फूट कर रोने लगी थी। क्या हुआ है आपको? क्यों रो रही हैं? इसके हिलते वजूद इसके मुँह से निकली बातों से वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता। एक पल को घबराया, इसको उठाकर इसको अपने साथ बिठाता, इसके चेहरे पर टॉर्च लगाता हुआ बोला था। मगर इसके चेहरे को देखकर साकित रह गया। किसने किया है? कैसे हुआ है? वो इसके चेहरे पर पड़ते पतली सुर्ख धार को देखते हुए बोला। इसकी सूजी हुई आंखें, इसका सफ़ेद चेहरा दहक रहा था। इसकी सुर्ख चेहरे पर बिखरे बाल और उसका उजड़ा हुआ और वीरान चेहरा देखते हुए बोला था। बताएं, किसने की आपके मासूम और नाजुक चेहरे का ये हश्र किया है? वो इसके बिखरे बाल समेटने लगा। आपको तो बुखार है, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? इसके तपते चेहरे को महसूस करता परेशानी से बोला था। दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ इधर से। अब मेरा चेहरा क्यों नाजुक लग रहा है? तुम्हारी वजह से। मेरी माँ ने मुझे बेदर्दी से मारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे पहले तलाक मांगी थी। बताओ हसनाल हाकम वक्त, मैंने कब तलाक मांगी? मैंने तुमसे। वो इसके गिरबान को पकड़ते हुए झंझोड़ने लगी थी। तुम पागल हो गई? तुमने तो कहा था मुझे तलाक दे दो। और इस वक्त ये चेहरा नाजुक नहीं लगा जब मेरे बाल खींचकर मुझे थप्पड़ मारे थे? वो रोते रोते अपनी कमर पर इसके हाथ की गिरफ्त को गुस्से से छुड़वाते हुए उठ खड़ी हुई थी। मैं तो हूँ ही बेगैरत जो अपने गुस्से और खुद को काबू ना कर सका। पर आपने मुझे बताना गवारा नहीं किया कि खाला ने आपको इतनी सफाकी से मारा है? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं मर गया था। क्या आप इतनी अजियत बर्दाश्त करती रही और मैं बेखबर रहा? क्यों आप इतनी अजियत बर्दाश्त करती रही, मैं बेखबर रहा? इसने गुस्से की शिद्दत से अपना हाथ बेड के साथ मारा और जोर से धाड़ा था। दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मुझ पर चीखने से बेहतर है कि अपनी भड़ास कहीं और निकालो। मिनाल लाइट ऑन हुए बोली थी। खून? वो जो गुस्से में थी, इसके हाथ से खून निकलता देखकर पीछे होने लगी। वो बीमारी की हालत में खून न देख सकी, वो घबराई थी। कुछ नहीं हुआ। हसनान ने इसका पीला पड़ता खौफजदा होता चेहरा देखा और इसकी तरफ बढ़ा, इसे अपने साथ लगा लिया था। पर खून? तुम्हारा तो खून बह रहा है। वो इसके साथ लगी आंखें मीचती हुई बोली थी। कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी भी पट्टी करवा लूंगा और आपको भी दवा ले कर दूंगा। अब इसे तसल्ली देता इसके तपते चेहरे पर इसके जख्म की जगह लब रखते हुए बोला था। पर मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो नफ़ी में सर हिलाते रूठे लहजे में बोली और इसके साथ बाहर खुली हवा में जाना चाहती थी, क्योंकि 3 दिन से कैदियों की तरह जिंदगी इसे ये कमरा कैद खाना लगने लगा था। वो जाना भी चाहती थी पर ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि इसके साथ जाने के लिए तैयार है। इसे लबों का पकीज़ा सा लिमस इसे अपने दर्द की दवा लगा था, लेकिन वो इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। आप नहीं जाएंगी तो मैं अपनी परी को खुद ले जाऊंगा। वो इसे हल्का सा अलहदा करके अपने गले से मफरल निकाल कर अपने हाथ पर बांध कर इसके अलमारी से ब्लैक कलर की शॉल निकाली, इसके ऊपर उठाकर इसे बाजू में उठा लिया। छोड़ो मुझे, तुम मुझसे 4 साल छोटे हो और तुम्हारे अपने भी हाथ जख्मी हैं। वो गुस्से से इसे याद दहानी करवाती हुई बोली थी कि वो इससे छोटा है। हाँ तो चलें, फिर मैं आपको उतारता हूँ, आप मुझे उठा लें। वो चलते चलते रुकता हुआ बोला था। इतने चालाक ना बनो। तुम जब छोटे थे तो मैंने तुम्हें एक दफ़ा उठाया। वो कहते कहते ज़बान दांतों तले दबा गई थी, क्योंकि ब्लैक कलर की शर्ट पर टाइगर की तस्वीर में वो खुद ही कोई टाइगर लग रहा था। ऊपर से इसकी पेशानी पर हल्के बिखरे बाल और इसकी नुमायां होते डिंपल से अपनी फिक्र करता ये शख्स मिनाल को पहली दफ़ा अच्छा लगा था। इसके गाल पर पड़ता डिंपल देखकर वो कभी कभी जालिस होती थी, क्योंकि जब वो हंसता तो अल्लाह क़यामत ढाता था। वो दोनों भाई ही शानदार शख्सियत के मालिक थे। इस मजबूत शख्सियत वाले शख्स का मुवासना एक 7 माह के बच्चे से कर गई थी।
वो जो इसे छोटा बच्चा कहती थी, हकीकत में वो इसके आगे खड़ी बच्ची लगती थी। ये बात मिनाल के दिन ने तो तस्लीम की थी आई थिंक, लेकिन वो अपनी बड़ी उम्र का रौब झाड़ना इसके दिल को तस्कीन देता था। हाँ हाँ, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। वैसे मुझे नहीं याद, वो इसके नाजुक सरापे को बगौर देखते हुए बोला। दफ़ा हो जाओ, मुझे इन बातों में मत लगाओ और ना मेरा दिमाग चाटो। मेरी तबीयत पहले ही ख़राब है और मुझे उतारो। वो गज़बाना तेवर लिए बोली थी। आप इतनी बुरी नहीं है जितनी बनती हैं, वो इसे उठाए तेज़ लहजे में बोला था। और तुम भी इतने अच्छे नहीं हो जितने नज़र आते हो। वो इसकी हरकतों से आजिज़ आ गई थी। आपका मतलब है मैं अच्छा हूँ? वैसे बता देना मैं कितना अच्छा हूँ। कुछ तो आपके दिल को लगता हूँ। वैसे इतना तो मुझे यकीन है कि मैं हैंडसम हूँ। वो आंखें पटपटाता हुआ बोला और सीढ़ियों से उतरने लगा था। मुझे छोड़ो, सारे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, सब सो गए हैं और अब अगर आप बोलेंगी तो यही सीढ़ियों पर गिरा दूंगा। वो फिर से इसके जवाब सुनने के लिए रुका था। इतना मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं गिरा सकते, ये मैं यकीन से कहती हूँ। तो फिर मान ले मैं सिर्फ अच्छा नजर नहीं आता बल्कि अच्छा हूँ भी। वो इसकी बात सुनता अपनी फिलॉसफी छाड़ता इसे हॉस्पिटल से ले गया था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वो इसकी हर बात पकड़ाने पे तंग आ गई थी। बेबसी से बोली थी, आई थिंक पकड़ने पर आना है। वो आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि मत बोलें, आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तुम तो मुर्दों को भी ना छोड़ो, इन्हें भी कब्र से उठा लो। वो तंसिया हुई थी जिसने इसे गाड़ी में बिठाकर डोर लॉक कर दिया था। इसका मतलब आप मुर्दा हैं। वो दूसरी साइड पर खुद बैठते हुए बोला था, प्लीज़ अल्लाह का नाम है चुप हो जाओ। इसकी बातें सुन सुनकर वास्ते देने लगी थी। ओके, ये कहते हुए इसने संजीदगी से गाड़ी स्टार्ट की थी, जबकि ये लफ्ज़ सुन मिनाल ने शुक्र की सांस ली थी। वो फाइल मिली है कि नहीं जिसमें इस खबीस इंसान का सारा रिकॉर्ड था? सॉरी सर, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन इरफान तुरानी ने मुझे अंदर तक नहीं घुसने दिया। एम्प्लॉय रुशनाल के सामने नज़र झुकाकर बोला था। तो मैंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा था? तुमसे इतना नहीं हो सका? फिलहाल मेरी नज़रों से ओझल हो जा। 1 मिनट से पहले वो गुराया था। एम्प्लॉय बेचारा नज़रें झुकाकर जल्दी से निकला था। पीछे वो अपने दर्द में होते सर को मसलने लगा। वो रुशनाल को 3 दिन कहकर आया था, आज 5वां दिन था और वो दूसरे शहर में था। वो बहुत परेशान था क्योंकि वो हुलिया बदलकर खुद नहीं जा सकता था। एक तो इरफान दुरानी से पहचान लेता, दूसरा इसको इतने मक्खन लगाने नहीं आते जो इसको अपनी बातों से फैसलाए और इसकी कमजोरी को जान सके। वो रुशनाल वक्त था फार आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड आना है। और इंसान ना वजह पूछने वाला ना दलील सुनने वाला, बस सीधा सीधा मुंह तोड़ने वाला इंसान था। इससे जिससे नफरत होती वो इसके रास्ते तक से नहीं गुजरता था। और इरफान दुरानी इसके जहन में पलता ऐसा जरासीम था जो जब तक मर नहीं जाता तब तक वह सुकून से नहीं बैठा रहता। वो लोगों के नाम पर हुकूमत से लाखों करोड़ों लेकर खुद के अकाउंट भर रहा था। वो जहन में ऐसा शख्स सोच रहा था जो ये काम खामोशी और होशियारी से करे और किसी को पता भी ना लगने दे। हसनाल तकरीबन 15 मिनट इसके जहन में हसनाल का नाम आया था। हसनाल से बेहतर इंसान इसे इस दुनिया में मिल नहीं सकता था। हसनाल का नाम जहन में आते ही इसके चेहरे पर छाई कसाफत खत्म हो गई थी। इसने बगैर सोचे समझे इसको कॉल की थी। बाकी हसनाल कर सकता है वैसे, जो जैसे वो मस्का लगाता है ना, कर ही सकता है। एक ही कॉल पर फ़ोन अटेंड कर लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, आज कैसे याद कर लिया मुझ जैसे बंदा ना चीज़ को? हसनाल ने ड्रामेबाजी लगाते हुए कहा था। वालेकुम सलाम यार, आज मैं बहुत परेशान हूँ, तुझसे एक ज़रूरी काम था। वो अभी 3 महीने पहले वाली टोन में आया था। रुशनाल ने सवाल जवाब किए बगैर छूटते ही कहा था, वाह वाह, अल्लामा इकबाल ने भी फिर सही कहा है, कौन याद रखेगा हमें इस दौर खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं, लोगों को खुदा याद नहीं रहा। आपके हुजूर का नाम क्या है? वो इसके शेर सुनता दांत पीसता बड़े अखलाक से बोला था। आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं याद करवा देता हूँ। हमारे अब्बा का नाम सगीर हाकम बख्त है। बकूल मेरे हिटलर। वो रुशनाल को वजाहत देते हुए बोला था। तो फिर इन्हीं हिटलर का जानशीन बन, ज़्यादा कबाल का जानशीन बनने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या, जब घर आए थे तो मेरे लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा था। हिटलर से बड़ी सिफारिशें हो रही थी। मैं अभी इस जालिम ज़माने में कितना मासूम हूँ जो आपको समझ ना सका। सोचा था सगा भाई है, दूर रहने की वजह से मुझे याद करता होगा और प्यार करेगा, और ऊपर से आप शहर से दूर हैं, पर आप भी उसी हिटलर के जानशीन निकले। बेटा मैं वही हूँ जो आज से 3.5 महीने पहले था। प्यार अपनी जगह, फितरत अपनी जगह। फिर आगा जान पंजाबी ज़बान में खूब कहते थे। हसनाल आना है। हसनाल ने इसे तजस्सुस में डालने के लिए सुलझाया था। क्या रुशनाल ये लफ्ज़ी बोला था? आगा जान अर्ज करते हैं, पता नहीं ये क्या लिखा है, ऐसी पंजाबी हमने पहले कभी नहीं पढ़ी। खैर ये पता नहीं लाहौर का नाम लिखा है, खुद ही पढ़ लो। शट अप इडियट इंसान, मैं अगर तेरे सामने होता और तू मेरे सामने ऐसी गुफ्तगू करता तो मैं तेरा मुंह तोड़ देता। हाँ, आपके सामने नहीं हूँ इसलिए ऐसी बकवास कर रहा हूँ। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, तुम बकवास करते रहो। वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोला, अच्छा अर्ज करें, मैं सुन रहा हूँ। वो अब
सीरियस हुआ था। मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, पूरी रात मैं सो नहीं पाया। वो परेशानी से बोला था कि आसानी से इसे हर बात क्लियर कर सके। क्यों, आपकी मासूमा ने बेलन से तो तवाज़िया तो नहीं की? हसनाल ने इसे जानबूझकर तपाया था, जिसे वो तब भी किया था। हसनाल, कसम से मैं ये ख्याल नहीं करूँगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मैं सीधा घर आ जाऊँगा, फिर ये नहीं देखूँगा लगती कहाँ पर है। अच्छा सॉरी, मान लिया आप हिटलर के जानशीन हैं। अब प्लीज़ बात बताएं। वो सच में इसकी रौबदार शख्सियत ज़हन में सोचते हुए डर गया था। 1 साल पहले का मंजर इसके ज़हन में घुमा था, जब मजाक में लड़ते रुशनाल ने इसे पंच मारा था और इसके नाक से खून बहने लगा था। अरफान दरानी को जानता है तू? रुशनाल ने इसे याद दहानी करवाई थी। हाय, वो टकला अंकल जिसकी साइड पे जालर बनी हुई है। वो सीने पर हाथ रखता हैरानगी से बोला था। हाँ वही, बस इसका ऐसा हाल करना है कि इसकी नस्लें याद रखें और 1000 बार बाप की राह पर चलने से पहले सोचें। भाई अल्लाह का नाम लें, भाई ऐवी ना किया करें। बेचारा 3 शादी करके तकरीबन गंजा हो चुका है, और जो इसके 2 बाल इसके सर पर हैं वो भी आपकी नज़रों में खटक रहे हैं। और इसकी नस्लों से भी आपसे ऐसा इंतकाम लेना है कि आपकी नस्लों ने भी याद रखना है, फिर आप भी माजी में गंजे हो जाएंगे। सोचे भाई सोचे, माजी में नहीं मुस्तकबिल में। आई थिंक खुद को सामने रख कर सोचेंगे तो आसानी रहेगी। अपना फ्यूचर देख लें। अपना मुंह बंद रख और मेरी बात सुन। गंजा तूने होना है, मैंने नहीं, क्योंकि कुर्बानी का बकरा मैं तुझे बनाऊंगा। रुशनाल ने इस पर हकीकत खोली थी। क्या मतलब तो मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ी देर मुंह बंद कर रख लो। फिर इसने आधा घंटा लगाकर इसे सारी बातें समझाई थी कि किस तरह इसने इरफान रानी को ट्रैप करना है, किस तरह इसको अपनी मीठी बातों में फंसाना है, किस तरह चालाकी से इसके घर में घुसकर इसकी पीठ पर वार करना है। और आखिरी बात सुन, तेरे पास 2 दिन का टाइम है, दही लगा या मक्खन, पर 2 दिन के अंदर तूने इसके घर घुसना है, जिस तरह भी घुसना है। ये तेरा हेडिक है, मेरा नहीं। फिर आपने मुझे माना ना कि हर बात थड़ियाँ तोड़ने और मुक्कों से नहीं होती। कुछ बातें प्यार से मक्खन लगा कर सर पर हाथ फेर कर की जाती हैं। सबके ज़िंदगी के असूल अपने अपने हैं, लेकिन हसनाल बख्त की ज़िंदगी का असूल यह है कि वो जिससे नफरत करता है वो इससे पहले मोहब्बत के जाल में फंसाता है, इसकी कमज़ोरी जानता है, फिर इसे ज़ेर करता है। और जो मेरे जाल में फंस जाता है फिर वो ऐसा फंसता है कि इन जंजीरों को तोड़ नहीं सकता है। वो जब संजीदा होता वो इन्हें इतने जोश से बोलता है, इसे खुद नहीं पता होता कि वो कैसी बातें कर रहा है। ओके बाय बाय। ये कहकर रुशनाल ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जबकि वो 5 मिनट अपनी तारीफों के कसीदे पढ़कर खामोश हुआ तो कॉल बंद थी। ज़रूरत के वक्त शेर को ही बाप आपने आई थिंक शेर को ही बाप बना दिया आपने भाई। ये वो कहकर मसनूई गम से चाय पीने लगा। ज़रूरत के वक्त गधे को बाप बनाते, इसने अपने आप को शेर कहा, गधा कह नहीं सकता। रुशनाल अब पुरसुकून हुआ था, क्योंकि हसनाल ही वाहिद इंसान था जो इसका काम कर सकता था। दिमाग से बोझ हटा। बकूल हसनाल के इसके आगे अपनी मासूमा का चेहरा आया था। वो हसनाल की बातें सोचकर वो मुस्कुरा दिया था। इसने व्हाट्सएप ऑन की, खुशकिस्मती से वो ऑनलाइन थी। इससे एक बात का गुस्सा था, वो जब भी कॉल करता वो ऑफलाइन हो जाती है। हसनाल पिकअप द कॉल। इसने वीडियो कॉल मिलाई, हसनाल ने रिसीव नहीं की तो इसने मैसेज किया। मैसेज तो सीन था लेकिन इसने कोई रिप्लाई नहीं किया। सॉरी पर मैं पढ़ रही हूँ, आपकी कॉल नहीं उठा सकती। इसका जवाब देकर उसे गुस्सा आया था। आई सेड हसनाल पिकअप द कॉल। इसने अब की बार वॉइस मैसेज किया था। सॉरी मैं नहीं उठा सकती, आपने बात करनी है तो मैसेज टाइपिंग कर लें। मिस हसनाल मैं आज घर आ रहा हूँ तो फिर देखता हूँ कैसे तुम्हारे स्क्रू टाइट करता हूँ। मैं 5 दिन घर से बाहर क्या रहा, तुम्हारी रेल तो पटरी से उतर गई। वॉइस मैसेज पे बातें करते हाथों की मुट्ठियों को जोर से पीछा था। वो हैरान था कि वो इसे इग्नोर कर रही है। बेशक वो चाहे जितनी भी इसे चाहता था, लेकिन अपना इग्नोर करना वो कभी भी भूल नहीं सकता था। इसने चाबियां, मोबाइल और लैपटॉप उठाया, साथ में आइमा दुरानी के डॉक्यूमेंट्स उठाना ना भूला था। फिर इसने गाड़ी हवाओं की संग चलाई थी। अशनाल ने रुशनाल की बातों को महज धमकी समझा था। वो जानती थी कि वो दूसरे शहर में है। इसकी धमकियां सुनकर वो ऑफलाइन हुई। अपने कपड़े सारे वॉश किए और फ्रेश होकर इसकी बड़ी सी ब्लैक टी शर्ट निकाल कर पहनी थी। बाजू बहुत बड़े थे, इसने फोल्ड किए। इसके कपड़े, शैम्पू, रुशनाल की गैर मौजूदगी में इसने इसकी हर चीज़ को हक़ समझकर इस्तेमाल किया था। वो अपनी मर्ज़ी से सोती थी, अपनी मर्ज़ी से उठती थी। पहले कॉलेज जाती थी, फिर सारा के साथ अकेडमी जाती थी। इसकी टी शर्ट पहनकर इसका परफ्यूम इस्तेमाल किया था। इसकी मर्दाना चप्पल पहनी, इसकी घड़ी निकाल कर हाथ में पहनी, तस्वीरें बनाकर अपना शौक़ पूरा किया था। इसकी अलमारी का सत्यानाश था, लेकिन आज गोया से परवाह नहीं थी। आज इतवार थी तो इसलिए घर में इसकी बहुत चल रही थी। इसने पहले की तरह नूडल बनाकर खाए। हाय, लोगों के 3 दिन ईद के होते हैं, मेरा आज 5वां दिन है। वो चहक कर बोली। अब अपने लिए पकोड़े बनाकर किचन से निकली थी जब इसे लाउंज दरवाज़ा खुला था। रुशनाल को देख इसके हाथों से प्लेट गिरी थी। जब इसने रुशनाल को फ्लैट कर दरवाज़ा बंद करते देखा था, इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ता, रुशनाल ने कमरे में फटी फटी आंखों से देखा। वो कमरे की तरफ दौड़ लगा दी थी। रुको, कहाँ जा रही हो? इसके आवाज़ से खुद से दूर देखकर इसने भागना चाहा, लेकिन वो साकत खड़ी रह गई। जब इसने इसे बाजू से पकड़ा था। मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की तुमने?
रोशनाल ने इसके गिर्द हिसार बाजार तो सख्ती से बांधा कह रहा था, लेकिन इसकी होशरुबा हुस्न को देखता वो मुस्कुराइश हुआ था। घुटनों से नीचे आते अपनी शर्ट में देखा तो दिल में ही इसके हुस्न की दाद दी थी। वो इतने दिन बाद देखता अपनी छोटी सी मासूमा को देखा तो खुद पर काबू न रख सका और इसे अपने बाजू में उठा लिया था। मुझे नीचे उतारे कसम से, अब आप इस बात पे मारेंगे? मैंने आपकी शर्ट पहनी है तो कसम से मैंने मजबूरी में पहनी है। मैंने अपने सारे कपड़े धो के रखे हैं बस इसलिए। वो खुद को इसके सामने बगैर दुपट्टे में इसे ढेरों शर्म आई थी। इसने दिल ही दिल में आज के दिन पर लानत भेजी थी। ठीक है गाइस, यहाँ पे पार्ट का एंड करते हैं सेकंड पार्ट को, और थर्ड पार्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जैसे कि कहा था कि रोज़ दिया करेंगे, इसलिए हमने दूसरा नॉवल रिकॉर्ड किया था, लेकिन हम थक गए थे, फिर भी हमने अपने वादे के मुताबिक आपको एपिसोड दी। आई नो कि इस एपिसोड में हम थोड़ा सा अटके भी हैं, इस पार्ट में सॉरी, क्योंकि आप लोगों को हमने बार बार दिखाया भी था कि रोशनाल और अशनाल वाले सीन में बहुत सी मिस्टेक है जिनको हम बड़ी मुश्किल से कवर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाद में बात करते हैं, सॉरी मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं। जल्दी से 1K कर दें प्लीज़।